गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चे। हम लोगों ने अपना टॉपिक पढ़ लिया था सिक्योरिटी लॉस के अंदर, जिसका नाम था स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन। आज बच्चे ध्यान से देखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू। जैसे हम लोगों ने लाइन टू लाइन आईसीएसआई के न्यू कोर्स के मॉड्यूल के हिसाब से स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़ा था, उसी तरीके से आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेबी ऑम्बड्समैन रेगुलेशन 2003। बेटा प्लीज इधर देखिए, लिखना छोड़ दीजिए प्लीज, डोंट पेन डाउन, डोंट राइट इट डाउन। पहले आप लोग प्लीज मेरी बात को सुनिएगा। रेगुलेशंस का नाम क्या है? रेगुलेशंस का नाम है सेबी ऑम्बड्समैन रेगुलेशन। सर ये ऑम्बड्समैन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑम्बड्समैन? देखिए, अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूं, अगर मैं सिंपल भाषा में अंग्रेजी में बात करूं, तो ऑम्बड्समैन वही होता है जिसको आप लोग कभी आर्बिट्रेटर या कॉन्सिलिएटर बोल दिया करते थे। अगर आपको याद हो तो आपको पता है, जब कभी झगड़ा होता है और झगड़ा कोर्ट के अंदर जाता है, तो कोर्ट की जगह हम लोग क्या करते हैं, कोर्ट में टाइम बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है, टेक्निकलिटीज फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हमने फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ा था जीआई जेल में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन। याद है आपको? तो जैसे एक तरीके से मीडिएटर होता है आर्बिट्रेटर या कॉन्सिलेटर, तो ऑम्बड्समैन भी कौन होता है? मीडिएटर होता है। इसका मतलब सेबी मीडिएटर रेगुलेशंस 2003। इससे आपको पता चल रहा है कि ये चैप्टर रिलेटेड टू रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स होगा। कि अमित वोरा नाम का बंदा है, उसका किसी इंटरमीडियरी से, एंजल ब्रोकिंग से, यूनिकॉर्न सिक्योरिटी से, किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से झगड़ा हो गया। मतलब अगर कभी भी किसी इन्वेस्टर का कंपनी के साथ या इन्वेस्टर का किसी इंटरमीडियरी के साथ झगड़ा हो जाता है, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, राइट? अच्छा, सबसे पहले एक चीज बताइए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस चैप्टर का, वो क्या बोलता है? सुनिए। कहता है जी देखिए, जब सेबी आया था, मेरे को देखिए बेटा इधर, प्लीज लुक एट माय फेस। कह रहा है जब सेबी आया था, तो सेबी क्यों आया था? सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव था शेयर मार्केट को डेवलप करना एंड इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। सर सेबी इन्वेस्टर्स को किस चीज से प्रोटेक्ट करता था? कहता है सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता था किसी धोखे से और किसी नुकसान से। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। इट वॉज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेबी टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम बीइंग डिसीव्ड एंड पुट टू लॉस। ना ही उनका कोई नुकसान हो, ना ही उनके साथ कोई चीटिंग हो, कोई डिसीविंग हो, राइट? कहता है सर हमें इतना पता है कि निफ्टी एंड सेंसेक्स, ये दो वर्ड्स है। सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। हमें पता है कि सर ये जो सेंसेक्स और निफ्टी है, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये कहता है कि सर देखो, इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी जब सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जाएंगे। सेंसेक्स और निफ्टी तभी ऊपर जाएंगे जब लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट तभी करेंगे जब उन्हें शेयर मार्केट में कॉन्फिडेंस और विश्वास आएगा। विश्वास तभी आएगा जब सेबी उनके लिए इंपॉर्टेंट मेजर्स लेगा टू प्रोटेक्ट देम। यस और नो? तो कहता है सिंपल सी बात अगर हम करें तो सर मार्केट को ग्रो, इंडिया को ग्रो करने के लिए मार्केट का ग्रो होना जरूरी है। मार्केट को ग्रो करने के लिए लोगों का पैसा लगाना जरूरी है, और लोगों के पैसे लगाने के लिए लोगों को कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, और कॉन्फिडेंस के लिए सेबी को उन्हें तसल्ली देनी पड़ेगी कि यस वी आर देयर फॉर योर प्रोटेक्शन। यस और नो? सेबी ने एक ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मेरे पास आए, मेरे पास आके बात करें, मैं उनकी बात को रिजॉल्व करूंगा, राइट? देखिए यहां पे क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है सेबी ऑम्बड्समैन रेगुलेशन 2003। इतना आपको समझ आ गया दैट द वर्ड ऑम्बड्समैन मींस मीडिएटर। कौन सा मीडिएटर? जो झगड़ा सॉल्व करवाएगा। हाँ या ना? क्लियर है? देखिए यहां पे क्या कह रहा है। इंट्रोडक्शन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी वाज टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम बीइंग डिसीव्ड एंड पुट टू लॉस। यही बात मैंने आपको बोला, ना तो इन्वेस्टर्स का नुकसान हो, ना इन्वेस्टर्स के साथ कोई धोखा हो, राइट? आगे देखिए क्या कह रहा है। कहता है टू बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, नेसेसरी टू मेक सिक्योरिटीज मार्केट ऑपरेशंस एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड सेफ। समझ आ रही है हमें ये बात कि भाई ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और वो सेफ होने चाहिए। देखो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या? सुनिए, आपको पता है म्यूचुअल फंड आपसे पैसा लेता है, पैसा लेके उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है। पहले ना म्यूचुअल फंड बताता नहीं था कि मैं पैसा कहां लगा रहा हूं। आज के टाइम में क्या है, हर म्यूचुअल फंड को हर 3 महीने में रिपोर्ट देनी पड़ती है, क्वार्टरली रिपोर्ट के मैं आपका पैसा कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं। मतलब म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को क्या करता है, म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करता है। तो क्या इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ गई? यस और नो? हाँ या ना? तो कहता है जब से सेबी आया है, सेबी का मेन मोटिव है कि यस मैं ऐसी रेगुलेशंस बनाऊं जिससे लोगों का नुकसान ना हो, लोगों को
चीटिंग ना हो, और कहता है सेबी की ड्यूटी है कि वो एक ऐसा कॉन्फिडेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करे, और वो कैसे क्रिएट होगा, जब जितनी ट्रेडिंग है जब वो ट्रांसपेरेंट होगी, सेफ होगी, तो लोगों का दिल करेगा पैसा इन्वेस्ट करने का, हाँ या ना। जिस दिन लोगों को पता चल गया कि मार्केट सेफ है, लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। यस और नो। आगे देखिए, कहता है सेबी की ड्यूटी है लोगों को बचाना। किससे बचाना? फ्रॉम मॉल प्रैक्टिसेस, जो भी गलत प्रैक्टिसेस है उससे सेबी बचाता है। किसकी गलत प्रैक्टिसेस? भाई एक इन्वेस्टर के साथ कौन गलत करेगा? या कंपनी या इंटरमीडियरी। यस और नो। या तो इंटरमीडियरी ने पैसे ले लिए, मेरे शेयर्स नहीं दिलवा रहा, या कंपनी ने शेयर्स दिए हुए लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही, तो मतलब मैं किससे परेशान होऊंगा? या तो मैं कंपनी से परेशान होऊंगा या मैं इंटरमीडियरी से परेशान होऊंगा। यस और नो। आगे कह रहा है, अगर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया सेबी ने, तो कोई इन्वेस्टर्स आएंगे ही नहीं मार्केट में, कोई इन्वेस्टर्स आएंगे ही नहीं, तो कंपनी पैसा रेज नहीं कर सकेगी। यस और नो। और अगर कंपनी पैसा रेज नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। यस और नो। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी शेयर मार्केट ग्रो करे, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करे, तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच, एक सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, हाँ या ना। देखिए, इट इज नेसेसरी टू हैव सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स। यस और नो। जवाब दीजिए प्लीज। तो कहने का मतलब क्या हुआ? सेबी ऑम्बड्समैन रेगुलेशंस 2003 या 2003, हमें नाम से समझ आ रहा है कि ये सेबी की रेगुलेशंस है। ये सेबी की रेगुलेशंस किस लिए है? मीडिएटर रेगुलेशंस है। जब भी कोई झगड़ा होता है, उस झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए, कोई डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो बंदा होता है उसका नाम क्या होता है? ऑम्बड्समैन। ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेबी आया था लोगों को बचाने के लिए, लोगों का नुकसान, लोगों को चीट ना करे कोई, लोगों का नुकसान ना हो। ये कहता है जी देखो, अगर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी जब शेयर मार्केट ग्रो करेगी, शेयर मार्केट तभी ग्रो करेगी जब लोग पैसा लगाएंगे, और लोग पैसा तभी लगाएंगे जब लोगों को कॉन्फिडेंस होगा। यस और नो। कॉन्फिडेंस तभी होगा जब एक सिस्टमैटिक मेजर्स के लिए एक सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म होगा लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। यस और नो। क्लियर है ये बात? डन। अब सुनिएगा ध्यान से, लिखना नहीं है अभी, पहले सुनिएगा। अब ना ये एक बड़ी अच्छी और बहुत बढ़िया चीज है, इधर देखिएगा, इसको ढंग से समझते हैं, बहुत बहुत मजा आएगा इसको पढ़ के। फिर हम आगे चलेंगे, फिर मैं आपको बोलूंगा नोट कीजिए। अभी आप में से किसी ने नोट नहीं करना, ठीक है? सुनिए, यहां देखिएगा बेटा। कहते हैं जी होता क्या था पहले, सुनिएगा, इस डायग्राम को देखिएगा, बहुत बढ़िया डायग्राम है ये, सिर्फ देखना इधर। देखो, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, देखिए, अमित वोरा जो है, अमित वोरा नाम का बंदा, देखो वो दुखी है। अमित वोरा किससे दुखी है? या लिस्टेड कंपनी से दुखी है या इंटरमीडियरी से दुखी है। देखो ऊपर लिखा हुआ है, देखो अमित वोरा ने इंटरमीडियरी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे, अमित वोरा उसका मेंबर बना, हाँ या ना? मेंबर बना तो भैया मेंबर बनने के बाद जब आपने डिविडेंड पे करना है एजीएम के बाद, तो डिविडेंड मेरे को भी मिलना चाहिए। मेरे को कोई डिविडेंड नहीं मिला। अब मेरे को डिविडेंड नहीं मिला तो मैंने क्या करा? कंपनी को रिक्वेस्ट करी कि जी ऐसे ऐसे मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे और दोस्त यार भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन आपने मेरे को डिविडेंड नहीं दिया। तो मैं कंपनी को दोबारा रिक्वेस्ट करी, कंपनी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। मतलब मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, कंपनी का मेंबर हूं, मेरे को डिविडेंड मिलना चाहिए। जब सबको मिला, कंपनी ने एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर किया, सबको मिला, मेरे को नहीं मिला। मैंने रिक्वेस्ट करी, कंपनी कोई एक्शन ही नहीं ले रही। फिर मैं बार बार कंपनी को रिमाइंडर्स डाल रहा हूं, तब भी कंपनी कुछ नहीं कर रही। अब बताओ यहां पर मैं फंस गया, यस और नो? जवाब दो भाई। एक बंदा है, उसने कंपनी के अंदर 2 लाख रुपए लगा दिए, कंपनी उसको डिविडेंड देगी, नहीं दे रही कंपनी, वो बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार रिमाइंडर लेटर डाल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। तो ऐसी प्रॉब्लम ना बहुत लोगों के साथ होती थी, बहुत लोगों के साथ होती थी कि वो पैसे दे देते थे, उसके बाद कंपनी उन्हें पूछती नहीं थी। तो कहता है इस केस में क्या हुआ? कहता है जी इस केस में सेबी ने 2011 में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। सेबी ने 2011 में, इधर सुनिए, जून 2011 में सेबी ने बोला कि हम एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जिसका नाम है स्कोर्स, एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है स्कोर्स, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। और अगर आपकी कंप्लेंट डायरेक्टली कंपनी नहीं सुनती है तो आप हमारे स्कोर्स की वेबसाइट पे आके कंप्लेंट को लॉन्च करो, हम यहां से कंपनी को फॉरवर्ड करेंगे, फिर देखते हैं कंपनी कैसे एक्शन नहीं लेती। अब आप सुनिए ध्यान से, आप डायरेक्टली कंप्लेंट कर रहे थे, कंपनी कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब सेबी के थ्रू अगर कंप्लेंट होगी तो कंपनी के ऊपर डंडा आ गया, यस और नो? अब बताओ कंपनी जवाब देगी कि नहीं देगी? बिल्कुल देगी। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, हम परेशान कहां थे कि हम मेंबर हैं, हमें डिविडेंड नहीं मिल रहा, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिमाइंडर कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब देखिए कहता है सेबी ने जून 2011 के अंदर क्या बनाया? स्कोर्स। स्कोर्स की फुल फॉर्म क्या है? सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। ये बात समझ आ गई? इसके बाद देखो क्या हुआ, अमित वोरा ने ऑनलाइन कंप्लेंट स्कोर्स को फॉरवर्ड कर दी, मैंने लॉन्च करी कंप्लेंट,
स्कोर्स ने क्या किया, वो कंप्लेंट किसको फॉरवर्ड कर दी, इंटरमीडियरी को फॉरवर्ड कर दी या उस कंपनी को फॉरवर्ड कर दी। अब उस कंपनी को टाइम दे दिया कि आपको इतने टाइम के अंदर अंदर कंप्लेंट रिजॉल्व करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपने इस कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया, उस एक्शन की रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट। याद रहेगी बात। तो आपको एटीआर फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। क्लियर है। और फिर वो जो अमित वोरा नाम का बंदा है, वो स्कोर्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता है कि क्या जवाब आया मेरे लिए। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जब कंपनी एटीआर देगी तो वो सेबी को भी देगी स्कोर्स की वेबसाइट पे, साथ में मुझे भी देगी। अगर मुझे घर पे जवाब नहीं आया तो मैं सेबी की वेबसाइट पे स्कोर्स पे जाके भी देख सकता हूं। राइट। इधर देखिए, स्कोर्स बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आगे हम इसको पूरा पढ़ेंगे, फीचर्स क्या है, कैसे कंप्लेंट लॉन्च होती है। लेकिन हमें क्या स्कोर्स के बारे में बेसिक समझ आया। इधर सुनिए, स्कोर्स एक वेबसाइट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेबी कंप्लेंट रेड्रेस सिस्टम। सर ये जो स्कोर्स है ये कौन लाया था, ये सेबी लाया था। सर ये सेबी कब लाया था, जून 2011 में लाया था। सर क्यों लाया था, ताकि अगर आपके अगेंस्ट आपकी कोई कंप्लेंट है लिस्टेड कंपनी या इंटरमीडियरी के अगेंस्ट, और अगर वो डायरेक्टली आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर रहे, आप आइए, आप मेरे पास कंप्लेंट लॉन्च कीजिए, मैं कंप्लेंट को फॉरवर्ड करूंगा, कंपनी को मैं टाइम दूंगा, 10 या 15 दिन का टाइम देता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी कंप्लेंट है। उतने दिनों में अगर रिजॉल्व नहीं हुई तो फिर कहता है वो उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेगा सेबी। और अगर रिजॉल्व कर दी कंपनी ने तो कंपनी क्या करेगी, एक्शन टेकन रिपोर्ट सेबी को देगी, और सेबी को देगी, साथ में मेरे को भी भेजेगी। और मेरे को अगर रिपोर्ट लेट हो रही है तो मैं स्कोर्स की वेबसाइट पर जाके भी देख सकता हूं कि कंपनी ने क्या एक्शन लिया है। देखिए यहां लिखा ना कि जब कंपनी ने एटीआर फॉरवर्ड करी, कंपनी ने एक्शन टेकन रिपोर्ट दी, तो मैं उसको रिव्यू कर सकता हूं। अमित वोरा उसको स्कोर्स की वेबसाइट पे रिव्यू कर सकता है, यस और नो। तो यहां तक हमें दो बातें समझ आई। चैप्टर का नाम क्या हमारे, सेबी ओम्बड्समैन रेगुलेशन 2003। ये समझ आ गया कि सर ये इंट्रोडक्शन क्या है, शेयर मार्केट। देखो इधर सेबी आया था इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम बीइंग डिसीव्ड एंड पुट टू लॉस। सर शेयर मार्केट की ग्रोथ जरूरी है, देखो इंडिया की ग्रोथ के लिए शेयर मार्केट की ग्रोथ जरूरी है, शेयर मार्केट की ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों का कॉन्फिडेंस जरूरी है, और लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। हाँ या ना, लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए सेफ्टी जरूरी है, लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। डन। इसके बाद कहता है जी, ये स्कोर्स की वेबसाइट की बात कर रहा है। ये वेबसाइट क्या है, अमित वोरा परेशान है किससे, कंपनी से या इंटरमीडियरी से। उसके बाद अमित वोरा ने क्या किया, रिमाइंडर्स डाले, कुछ नहीं हुआ। फिर अमित वोरा ने स्कोर्स की वेबसाइट पे कंप्लेंट दी। स्कोर्स की फुल फॉर्म क्या है, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। ये किसका इनिशिएटिव है, सेबी का इनिशिएटिव है, जून 2011 में आया था। यहां तक हमें बात समझ आ गई। फाइनली मैंने अपनी कंप्लेंट की, उस कंप्लेंट को उन्होंने फॉरवर्ड किया। जब उस कंप्लेंट को उन्होंने फॉरवर्ड किया तो कंपनी ने जो भी एक्शन लिया उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट कहां गई, स्कोर्स की वेबसाइट पे गई, और मैं उसको रिव्यू कर सकता हूं, यस और नो। क्लियर है सबको, कोई डाउट इसके अंदर? प्लीज इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। डन।
हो गया जी? नहीं लिख रहे? डन? बच्चे इधर देखिएगा प्लीज, जो लोग लेट आए हैं मैं एक बार उनके लिए फटाफट से दोबारा से बता दूं क्या है, ताकि फिर नोट डाउन करना। सुन लो प्लीज, जो लोग लेट आए हैं उनके लिए बोल रहा हूं। हमारे टॉपिक का नाम है सेबी ऑम्बड्समैन रेगुलेशन 2003। ये चैप्टर हमारे पुराने कोर्स में भी होता था, लेकिन तब इस चैप्टर का नाम होता था इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अभी भी टॉपिक वही है, सिर्फ चैप्टर का नाम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की जगह चेंज करके कर दिया सेबी ऑम्बड्समैन रेगुलेशन 2003। ये चैप्टर ओल्ड कोर्स में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के नाम से होता था। हमने अभी ये पढ़ा कि सर जब भी हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, तो ये तो हमें समझ आ गया कि सर जो सेबी है, सेबी की ड्यूटी बनती है कि वो शेयर मार्केट में लोगों को यकीन दिलाए कि उनका पैसा नहीं डूबेगा, उनका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर लोगों को ये यकीन आएगा तो ही लोग कॉन्फिडेंट होंगे तो ही वो मार्केट में पैसा लगाएंगे तो ही शेयर मार्केट और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए लोगों का कॉन्फिडेंस जरूरी है, और कॉन्फिडेंस के लिए लोगों की सेफ्टी जरूरी है, और सेफ्टी के लिए सेबी को मेजर्स लेने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। इसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि सर सेबी ने क्या किया। प्लीज इस डायग्राम को देखिएगा ध्यान से, जो लोग लेट आए हैं उनके लिए बता रहा हूं दोबारा। अमित वोरा नाम का बंदा है, देखो अमित वोरा नाम का बंदा, देखो कहां पर लिखा हुआ है, ये रहा अमित वोरा। ये जो अमित वोरा है ये रिलायंस कंपनी का किसी लिस्टेड कंपनी का मेंबर है, और क्योंकि ये कंपनी का मेंबर है तो मेंबर बनने के बाद कंपनी ने इसको डिविडेंड पे ऑफ नहीं किया। हाँ या ना? कंपनी ने इसको डिविडेंड पे ऑफ नहीं किया। इसने कंपनी को बार बार कंप्लेंट की, रिक्वेस्ट की, कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इधर देखिए प्लीज, लुक एट मी। क्योंकि इन्वेस्टर परेशान होता था, किससे परेशान होता था? या कंपनी से या इंटरमीडियरी से। क्यों? क्योंकि बार बार वो कंप्लेंट्स करता था, रिक्वेस्ट करता था, कंपनी या इंटरमीडियरी जवाब नहीं देते थे। इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए सेबी ने एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम क्या रखा? स्कोर्स, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। सेबी ने स्कोर्स नाम का प्लेटफॉर्म कब बनाया? जून 2011 के अंदर बनाया। राइट, क्लियर है जी? अब इसके अंदर क्या होगा? आप अपनी कंप्लेंट डायरेक्टली कर रहे थे, कंपनी नहीं सुन रहा था। देखिए पॉइंट नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5 देखिए, इसमें क्या है? अमित वोरा ने कंप्लेंट करी, किसको करी? स्कोर्स को। ऑनलाइन कंप्लेंट करी अमित वोरा ने, पॉइंट नंबर 5। फिर स्कोर्स ने क्या करा? उस कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड कर दिया। हाँ या ना? और अब कंपनी की गर्दन पे तलवार है। क्यों? क्योंकि पहले तक मैं डायरेक्ट कंप्लेंट कर रहा था, अब जो कंप्लेंट आ रही है वो थ्रू सेबी आ रही है। तो सेबी की नॉलेज में आ चुका है कि हाँ आपसे मैं दुखी हूं, यस और नो। अब कहता है आपको टाइमली कंप्लेंट रिजॉल्व करनी पड़ेगी, और आप मेरे अगेंस्ट एक जवाब दोगे बना के कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे अमित की कंप्लेंट को रिजॉल्व किया। उसको बोलते हैं ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट। और वो एक्शन टेकन रिपोर्ट देखो कंपनी किसको फॉरवर्ड कर रही है? स्कोर्स को फॉरवर्ड कर रही है। हाँ या ना? और वो उस रिपोर्ट में क्या लिखा है अगर मैं जानना चाहूं, अमित वोरा जानना चाहे तो वो स्कोर की वेबसाइट पे जाके देख सकता है। देखो नीचे पॉइंट नंबर 8 कि अमित वोरा स्कोर्स की वेबसाइट पे देख सकता है। इधर सुनिए, हमसे कोई पूछे स्कोर्स क्या है, मैं क्या बोलूंगा? स्कोर्स एक सेबी का इनिशिएटिव है। हाँ या ना? इस इनिशिएटिव में क्या होगा? एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट बनी है, एक डेटाबेस बना है, जिसमें जो भी बंदा जाके अपनी कंप्लेंट को डालना चाहे वो डाल सकता है। आप कोई भी बंदा अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकता है, यस और नो। और फिर वो कंप्लेंट जो भी कंसर्न कंपनी है, इधर देखिए अमित वोरा रिलायंस से परेशान है, आप टाटा से परेशान हो, कोई महिंद्रा से परेशान है, कोई एंजल ब्रोकिंग से परेशान है, सारे लोग जितने हैं वो अपनी कंप्लेंट कहां लॉन्च करेंगे? स्कोर्स की
वेबसाइट पे, हाँ या ना, और फिर वहां से फॉरवर्ड हो जाएगी और जो भी वो एक्शन लेंगे उसकी रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पे आ जाएगी स्कोर्स की। आप देख सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया गया, हाँ या ना, यस और नो। अब सुनिए ध्यान से इधर, ऑल ऑफ यू। कहता है सर ये बताओ स्कोर्स की फीचर्स क्या है, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ स्कोर्स। ये जो वेबसाइट है सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम, इसकी क्या क्या फीचर्स है, पहले हम ये सुनेंगे फिर हम लिखेंगे। अभी मैंने लिखवाने को नहीं बोला, लिखना लिखवाया सिर्फ एक ही क्वेश्चन है अभी तक, राइट। देखिए कहता है सर पहली बात तो ये एक वेबसाइट है, हाँ या ना, और क्योंकि ये वेबसाइट है तो चाहे मैं रात को 2 बजे, जैसे ट्विटर अकाउंट कोई भी कभी भी, याद है वो कपिल शर्मा की एक बार लगी थी रात को 4 बजे ट्विटर अकाउंट पे गलत चीज लिखी थी। ऑनलाइन पोर्टल का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है, आप जो मर्जी जब मर्जी करो, यस और नो। ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, या कोई भी आपका जबोंग मिंत्रा.com कोई ऑनलाइन वेबसाइट होगी, क्या उसको कोई एक्सेस करने का टाइम होता है या 24/7 होता है? सर 24/7/365 है, आप जब मर्जी अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हो, हाँ या ना। और अच्छा कुछ ऐसा है क्या कि दिल्ली के लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, बॉम्बे के लिए लोगों के लिए नहीं है? या कुछ ऐसा है कि रिलायंस के कस्टमर्स कंप्लेंट करेंगे, शेयर होल्डर टाटा के नहीं? क्या ऐसा है? सबके लिए एक सेंट्रलाइज्ड फोरम है, सबके लिए एक सेंट्रलाइज्ड फोरम है, सबके लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, हाँ या ना। और कहता है क्योंकि ये ऑनलाइन है तो आप दुनिया के किसी भी पार्ट में हो, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप इंडिया के बाहर हो, एफपीआई बोलते हैं ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो इंडिया के बाहर से पैसा लगाते हैं इंडिया में नहीं, यस और नो। कहता है क्योंकि ये ऑनलाइन एक्सेसिबल है इसलिए आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से बैठ के अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो, हाँ या ना। आपको नहीं लगता ये सारे के सारे फीचर्स एक वेबसाइट के हैं? स्कोर्स क्या वेबसाइट है भाई, वेबसाइट है, 24/7/365 होती है, सेंट्रलाइज है, बीइंग ऑनलाइन एक्सेसिबल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, हाँ या ना। कहता है आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करते हो, अब आप सुनो, जब आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करोगे तो आपको नहीं लगता आपको एक कंप्लेंट आईडी मिलेगा, हाँ या ना। देखिए कहता है आप ऑनलाइन कंप्लेंट को रजिस्टर करोगे फिर उसके बाद आपको एक कंप्लेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, हाँ या ना, एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगा इन रियल टाइम, रियल टाइम मतलब उसी टाइम जैसे आपने कंप्लेंट सबमिट करी आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा, कंप्लेंट आईडी, फिर आप देख सकते हो कि आपकी कंप्लेंट कहां तक रिजॉल्व हुई। इधर देखिए आपने कंप्लेंट करी, सेबी ने फॉरवर्ड कर दी, 15 दिन में जवाब आया, वो जवाब आपने सेबी की वेबसाइट पे चेक करना है। कैसे करोगे? जब आप लिखोगे एटीआर रिव्यू तो वो पूछेगा भी कौन सा एटीआर रिव्यू, कौन सी कंप्लेंट का, तो आपको कंप्लेंट का आईडी नंबर लिखना पड़ेगा, यस और नो, एम आई क्लियर। आगे कह रहा है कि सर जो एंटिटी है, एंटाइटी का यहां पे क्या मतलब है, कंपनी या इंटरमीडियरी या दोनों? दोनों। एंटाइटी मतलब चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो चाहे वो इंटरमीडियरी हो, जिसके अंदर अगेंस्ट आपने कंप्लेंट फाइल करी थी, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एटीआर अपलोड करनी पड़ेगी। देखा था हमने ऊपर, देखो क्या उसने एक्शन टेकन रिपोर्ट सेबी को फॉरवर्ड करी थी, ये हाँ या ना, यस और नो। तो कह रहा है सर उसको एटीआर जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी, राइट, क्लियर है। कह रहा है एटीआर कैन बी रिव्यूड ऑन वेबसाइट ऑफ स्कोर्स, आप उसको रिव्यू करना चाहो, मैंने देखो लिखा था ऊपर, अमित वोरा उसको रिव्यू करना चाहे तो वेबसाइट पे कर सकता है, यस और नो, डन। और इधर देखिए कहता है सर उसका ना ऑडिट ट्रेल भी होगा, एवरी कंप्लेंट हैज एन ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है, सुनिएगा इधर ध्यान से बेटा प्लीज इधर। ऑडिट ट्रेल का क्या मतलब होता है, ये ऑडिटिंग की टर्म है ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट को सिर्फ ऊपर ऊपर से रिजॉल्व कर लिया जाएगा, कंप्लेंट की तह तक जाएगा। इसको हम पता है क्या बोलते हैं ऑडिट ट्रेल को, इसको हम बोलते हैं ऑडिट इन डेप्थ। ये अब देखो एवरी कंप्लेंट हैज एन ऑडिट इन डेप्थ, समझ आ गई बात, कि जो भी कंप्लेंट आएगी उसको तह तक अंदर तक जाके देखा जाएगा। इसको हम पता है वर्टिकल ऑडिट भी बोलते हैं, वर्टिकल ऑडिट। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समझते हो ना, वर्टिकल मतलब स्ट्रेट अंदर तक पूरा घुसा जाएगा और फिर आपकी कंप्लेंट में देखा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आई थी, यस और नो, एम आई क्लियर। इतनी बात समझ आती है। तो देखिए पहले हमें यह बात समझ आ गई कि कंप्लेंट कैसे रिजॉल्व करनी है। इधर देखिए दोबारा से डायग्राम, अमित वोरा मेंबर है, डिविडेंड नहीं मिला रिलायंस से, परेशान है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट के बाद रिमाइंडर कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा। इतने में सेबी ने एक वेबसाइट बनाई, स्कोर्स, जून 2011 में कंप्लेंट रिजॉल्व करूंगा, कंप्लेंट लॉन्च करूंगा, फिर सेबी क्या करेगा, स्कोर्स क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा कंप्लेंट, फिर जिसको फॉरवर्ड हुई वहां से जवाब आएगा, हाँ या ना, और जो जवाब आएगा उससे क्या बोलेंगे, एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट। और उसको फिर मैं कहां चेक कर सकता हूं, सेबी की वेबसाइट पे चेक कर सकता हूं, स्कोर्स की वेबसाइट पे, हाँ या ना। सेबी की वेबसाइट अलग है, स्कोर्स की वेबसाइट अलग है, ये दो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, दो अलग अलग पोर्टल्स हैं। सेबी अगर आप देखो www.sebi.gov.in, www.sebi.gov.in, ये सेबी की वेबसाइट है।
www.scores.gov.in ये अलग वेबसाइट है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप आगे कुछ ज्यादा ही जा रहे हो। ये देखो, हाउ टू लॉन्च कंप्लेंट ऑन स्कोर्स। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, हम वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम क्या है, www.scores.gov.in। हाँ या ना, अभी आएगा उसमें हम, राइट। तो यहां तक हमें बात समझ आ गई कि सर स्कोर्स एक वेबसाइट है जिसके अंदर हम ऑनलाइन चेक कर सकते। पहली बात, वेब इनेबल्ड है, 24/7/365 है। सर हम उसे ऑनलाइन कभी भी अपनी कंप्लेंट को डाल सकते हैं। सर ये सेंट्रलाइज्ड फोरम है, जब हम कंप्लेंट को लॉन्च करेंगे तो हमें एक नंबर मिल जाएगा जिससे हम ट्रैकिंग आईडी हम अपना चेक कर सकते हैं कि हमारी कंप्लेंट कहां तक पहुंची, यस और नो। और आगे कह रहा है कि सर एटीआर वो एक्शन टेकन रिपोर्ट लेगा, उसको वेबसाइट पे डालेगा। और कहता है सर कंप्लेंट का ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से देखा जाएगा, कंप्लेंट को पूरा ऑडिट ट्रेल किया जाएगा, मतलब ऑडिट इन डेप्थ किया जाएगा या वर्टिकल ऑडिट किया जाएगा, मतलब अंदर तक घुस के उस कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जाएगा, यस और नो। जवाब दो। अच्छा, हमें इतना समझ आ गया स्कोर्स क्या है, इतना भी समझ आ गया कि स्कोर्स की फीचर्स क्या है, हाँ या ना। अब यहां पर तीसरी चीज आती है स्कोर्स से रिलेटेड कि सर स्कोर्स में ये बताओ कि हम कंप्लेंट लॉन्च कैसे करेंगे। आपने तो यहां पर बोल दिया कि अमित वोरा जाएगा ऑनलाइन कंप्लेंट करेगा, हाँ या ना, ये बोला। सर ये अमित वोरा ऑनलाइन कंप्लेंट करेगा कैसे, यही हमारा क्वेश्चन है स्कोर्स से रिलेटेड ही। देखिए, हाउ टू लॉन्च कंप्लेंट ऑन स्कोर्स, राइट। देखिए कहता है सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे स्कोर्स की वेबसाइट पे जिसका नाम है www.scores.gov.in। ये बात समझ आई, जवाब दो। www.scores.gov.in कहता है जब आप इस वेबसाइट पे गए तो वेबसाइट पे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, देखिए मैं ये क्या बोल रहा हूं, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे एक कॉलम बना होगा जिसका नाम होगा इन्वेस्टर कॉर्नर। क्लियर है ये बात। और जब आप इन्वेस्टर कॉर्नर पे जाओगे, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर बना होगा कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। क्लियर है। तो सबसे पहले हम कहां गए, स्कोर्स की वेबसाइट पे गए। वेबसाइट का नाम क्या है, scores.gov.in। उसके बाद हम कहां गए, उसी के अंदर लेफ्ट साइड पे ऊपर इन्वेस्टर कॉर्नर पे गए, वहां पर क्या है, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन है, राइट। फिर कह रहा है वहां पर हम फॉर्म है, अपनी कंप्लेंट लिखेंगे, फॉर्म भरेंगे। सुनिए इधर, फॉर्म भरेंगे, साथ में हम कंप्लेंट लिखेंगे। कहता है कंप्लेंट 1000 कैरेक्टर्स तक की हो सकती है। जैसे आप मैसेज करते हो उसकी लिमिट होती है ना, तो 1000 कैरेक्टर्स तक आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी कोई पीडीएफ फाइल है तो वो आप उसे अटैच भी कर सकते हो। आपको लगता है 1000 कैरेक्टर कम है, मेरे को तो बाय हैंड लिखनी है, 1000 में लिखो, बाय हैंड आप 4 पेज की लिखो, उसको स्कैन करके लगा दो अटैच। लेकिन कहता है उसका साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आई, क्लियर है। फिर कहता है आप सबमिट कर दोगे तो फिर आपको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर ही तो आपका ट्रैकिंग आईडी है, कंप्लेंट आईडी है। सॉल्व नो, जवाब दो। तो हमें क्या प्रोसीजर समझ आया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम www.scores.gov.in पे जाएंगे। वहां पे जाके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे ऊपर क्या दिया होगा हमें, इन्वेस्टर कॉर्नर, उसके अंदर हमें क्या दिया होगा, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। फिर हम फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद हम चाहे तो जो कंप्लेंट को डिटेल में वो लिखा होता है, गिव ब्रीफ कंप्लेंट, तो ब्रीफ में हम ज्यादा 1000 कैरेक्टर्स तक टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें कुछ अटैच करना है तो हम अपनी कोई रिटर्न हैंड रिटन कंप्लेंट है उसको स्कैन करके अटैच कर सकते हैं। या आप कह रहे हो कि मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, मेरे को डिविडेंड नहीं मिला, मैंने 2 बार उन्हें कंप्लेंट दी, तो जो भी आपने पहले कंप्लेंट दी उसके प्रूफ तो दोगे ना, पर्टिकुलर सबूत तो दोगे, हाँ या ना। वो सारे सबूत स्कैन करके आप दोगे, वो 1 MB से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिर आप अपनी कंप्लेंट को सबमिट करोगे और जब आप बच्चे सबमिट करोगे तो आपको यूनिक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा या यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जो आपके ट्रैकिंग आईडी की तरह काम करेगा। क्लियर है। ये स्कोर्स से रिलेटेड 3 टॉपिक है जो हमारे कोर्स में एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, स्कोर्स क्या है, कब आया, जो मैंने पहला डायग्राम बताया। दूसरा, स्कोर्स के फीचर्स क्या क्या है। और तीसरा, स्कोर्स पे हम कैसे कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, स्कोर्स इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, पक्का आती है बात समझ। स्कोर्स से रिलेटेड एक मैंने नॉलेज सीरीज यूट्यूब पे भी डाली हुई है जिसका नाम है CMSL नॉलेज सीरीज कोर्स, वो भी यही सेम चीज है, बस ये है कि वो थोड़ा फास्ट मोड पे मैंने समझाया हुआ है, 5 से 7 मिनट के अंदर। एक काइंड ऑफ रिविजनरी क्लिप है वो एक तरीके से रिवीजन है। जो मैंने आपको 15-20 मिनट में समझाया वो 5 मिनट में मैंने वहां एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको भी आप बाद में कभी देख सकते हो। राइट, क्लियर है, याद हो गया सारा। पहले हम कहा जाएंगे scores.gov.in पे, उसके बाद कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पे, इन्वेस्टर कॉर्नर ऊपर होता है लेफ्ट साइड पे, फिर उसके नीचे कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, फिर हम कंप्लेंट लिखेंगे, साथ में टाइप करेंगे तो 1000 कैरेक्टर, साथ में 1 MB तक की फाइल, सबमिट करके हमें यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये हो गई ऊपर फीचर्स और ये हो गया
स्कोर्स का इंट्रोडक्शन। यस और नो? एनी डाउट इन दिस? कर ले इसको नोट। डन, करिए। हो गया जी? जवाब दे दो बच्चे। हो गया जी? बच्चे डायग्राम याद हो गया सबको? ये पक्का? पहला पॉइंट, मैं मेंबर हूं। दूसरा, मुझे डिविडेंड नहीं मिला। तीसरा, मैंने रिक्वेस्ट करी। चौथा, मैंने रिमाइंडर्स दिए। पांचवा, सेबी ने एक स्कोर्स नाम की चीज ला दी, मैंने वहां पर कंप्लेंट लॉन्च करी। फिर स्कोर्स ने क्या किया? कंप्लेंट को फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करने के बाद उस कंपनी को या इंटरमीडियरी को अब उस पर जवाब देना पड़ेगा, मेरी कंप्लेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। उस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट। उसने वो कंप्लेंट किसको फॉरवर्ड करी? स्कोर्स की वेबसाइट पे अपलोड कर दी। फिर मैं वहां पे जाके उसको रिव्यू कर सकता हूं। डन? ओके जी, अब ये नोट कर लो, सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्कोर्स।
ये चीज याद रहेगी ना, लास्ट वाला पॉइंट के हर कंप्लेंट को ऑडिट ट्रेल किया जाता है। इसका मतलब हर कंप्लेंट को अंदर तक जाके चेक किया जाता है, यस और नो। इसलिए इसको हम वर्टिकल ऑडिट या ऑडिटेड डेप्थ भी बोल सकते हैं। हो गया जी। तो अब हम ये आगे लिख लेते हैं, हाउ टू लॉन्च कंप्लेंट ऑन स्कोर्स। आई होप हम लोगों को, इधर देखिए, ऊपर देख के मत लिखो, आप स्क्रीन पे देखो ही मत, सिंपल याद करो। सबसे पहले साइट का नाम क्या है, www.scores.gov.in। उसके बाद लेफ्ट साइड पे ऊपर क्या है, इन्वेस्टर कॉर्नर, उसके अंदर क्या है, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। कंप्लेंट आप लिखोगे, कंप्लेंट लिखने के बाद फिर आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप टाइप भी कर सकते हो कंप्लेंट के साथ ब्रीफ कितना, 1000 कैरेक्टर्स का। और अगर आपने कोई फाइल अटैच करनी है तो 1 MB तक की फाइल को आप अटैच कर सकते हो। अटैच करके आपने सबमिट करा तो आपको यूनिक कंप्लेंट नंबर या यूनिक रजिस्ट्रेशन या यूनिक ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा, जिससे आपने कल को जब ATR को रिव्यू करना है वेबसाइट पे जाके, तो आपको ये वाले नंबर की रेफरेंस वहां पर देनी पड़ेगी। हाँ या ना, क्लियर है जी? कर लो इसको भी नोट। How to lodge complaint, LODGE, lodge। The word lodge means file। lodge का मतलब होता है फाइल। How to file। हो गया जी। मॉर्निंग सर, आई नीड योर हेल्प। ये स्कोर्स क्या होता है? सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। रिड्रेस का आरी, कंप्लेंट का सीओ। अमित वोरा L&T कंपनी का मेंबर है। L&T लार्सन एंड टुब्रो, जो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाती है एंड ऑल दैट, ठीक है, जर्मनी बेस्ड कंपनी है, उसकी इंडिया में सब्सिडरी है। जो L&T कंपनी है, मैं इसका मेंबर हूं। अब L&T ने मेरे को डिविडेंड नहीं दिया, सबको डिविडेंड का चेक आया, मेरे को नहीं आया। क्लियर है? अब मैं L&T को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर मैं इनको बार बार रिमाइंडर भेज रहा हूं, लेकिन L&T कोई जवाब नहीं दे रही। मैं फंस गया। या मान लो L&T की जगह कोई ब्रोकर होता जिसने मेरे से पैसे ले लिए और मेरे को शेयर्स नहीं दिलवा रहा, कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ कंपनी भी हो सकती है या इंटरमीडियरी भी हो सकती है। एक इन्वेस्टर है जो कंपनी से परेशान है या ब्रोकर अंडरराइटर वगैरह से परेशान है। तो ऐसा बंदा क्या करेगा, तो सेबी ने एक नया इनिशिएटिव लिया, उस इनिशिएटिव का नाम लिखा स्कोर्स, और ये इनिशिएटिव लिया था जून 2011 के अंदर। कंपनी डायरेक्टली नहीं सुनी तो अमित वोरा क्या करेगा, स्कोर्स के पास ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है। और अब इस केस में क्या होगा, अब स्कोर्स मतलब सेबी की नॉलेज में चली गई है बात, अब स्कोर्स की वेबसाइट से इंटरमीडियरी के पास कंप्लेंट जाएगी, जी ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट आई है और बंदा आपसे बड़ा दुखी है। स्कोर्स ने क्या किया, इमीडिएटली उस कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड कर दिया। और अब कंप्लेंट को फॉरवर्ड किया, अब आप सुनो, पहले तक आप डायरेक्टली कंप्लेंट कर रहे थे कंपनी को, अब बीच में सेबी इन्वॉल्व हो गया, अब कंपनी को सीरियसली वो कंप्लेंट रिजॉल्व करनी पड़ेगी। अब इसके बाद ये तो कंपनी है, ये जो भी एक्शन लेगी वो स्कोर्स को फॉरवर्ड करेगी, उसको बोलते हैं ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट। क्लियर है। और फिर उसके बाद अमित वोरा जो है ये स्कोर्स की वेबसाइट पे जाके अपनी रिपोर्ट को, ATR को रिव्यू कर सकता है, हाँ जी कंपनी ने मेरी कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मतलब कंपनी मुझे डायरेक्टली भी जवाब देगी और साथ में स्कोर्स की वेबसाइट के थ्रू भी कंपनी मुझे जवाब दे देगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब आपको कंपनी डायरेक्टली कोई जवाब नहीं देती है, डायरेक्टली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी बातों को कंसीडर नहीं कर रही है, तो आप कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट कराने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, वहां जा सकते हो, उसका नाम है स्कोर्स, वो सेबी ने बनाया था। जब आप उस सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहां के थ्रू जब आप कंप्लेंट करोगे तो डायरेक्टली कंप्लेंट उस कंसर्न कंपनी के पास जाएगी, फिर उस कंसर्न कंपनी को सेबी टाइम देगा कि आप इतने टाइम में इसको रिजॉल्व करो। अगर कंपनी लेट करती है तो उसको 1 लाख रुपीज पर डे की पेनल्टी लगेगी, टू द मैक्सिमम ऑफ 100 डेज, मतलब 1 लाख रुपए पर डे लगता रहेगा 100 दिनों तक। 100 दिन लगते ही 1 करोड़ हो गया, उसके बाद वो 1 लाख रुपए पर डे की पेनल्टी लगना बंद हो जाएगी। याद रहेगी ये बात, हमें समझ आ रही है कहानी। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्कोर्स क्या है, स्कोर्स एक प्लेटफॉर्म है जो किसने बनाया था, सेबी ने बनाया था। कब बनाया था, जून 2011 में बनाया था। क्यों बनाया था, जब आपकी डायरेक्टली सुनवाई नहीं हो रही तो आप सेबी के थ्रू, स्कोर्स के थ्रू कंप्लेंट करो, स्कोर्स के थ्रू जाएगी तो कंपनी उसको सीरियसली करेगी, रिजॉल्व नहीं करती है तो उसको पेनल्टी लगेगी पर डे 1 लाख रुपीज की। जो भी टाइम सेबी ने लास्ट लिमिट दी होगी तब तक उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएगा और वो किसको देगा, आपको भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, साथ में स्कोर्स पे भी उसका जवाब देगा। और आप चाहो तो आप स्कोर्स के थ्रू रिव्यू कर सकते हो कि आपकी कंप्लेंट को कैसे रिजॉल्व किया गया। कहता है सर स्कोर्स के फीचर्स क्या क्या है, मेन 4 फीचर्स हैं, अभी आपके मॉड्यूल में 4 दिए गए हैं। पहला, एक सेंट्रलाइज्ड फोरम तैयार हो गया, हाँ या ना। दूसरा, जहां पे आप ऑनलाइन कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हो। तीसरा, एक्शन टेकन रिपोर्ट जनरेट की जाएगी, कंपनी खुद जनरेट करेगी। और चौथा, आप उस रिपोर्ट को रिव्यू कर सकते हो ऑन स्कोर्स। सेंट्रलाइज्ड फॉरम है, कंप्लेंट रजिस्टर करो, एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी आपके पास और फिर आप उसको रिव्यू कर सकते हो। ये 4 फीचर्स हैं स्कोर्स के जो हमारे मॉड्यूल में दिए गए हैं। ये 4 फीचर्स एक्चुअली में इसकी फंक्शनिंग से ही तो निकले हैं, हाँ या ना भाई। एक सेंट्रलाइज्ड है, सेबी ने स्कोर्स किसी एक कंपनी के लिए थोड़ी बनाया, सारी लिस्टेड कंपनीज के लिए बनाया। सारे इन्वेस्टर इस पर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और फिर वो कंप्लेंट फॉरवर्ड होगी, एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी और कंपनी ने आपकी कंप्लेंट को कैसे रिजॉल्व किया आप उसको चेक कर सकते हो। हाउ टू लॉन्च कंप्लेंट ऑन स्कोर्स। आपने स्कोर्स पे अपनी कंप्लेंट लॉन्च करनी है तो आप क्या करोगे, आप कैसे एक आम आदमी अपनी कंप्लेंट डालेगा स्कोर्स पे। कहता है जी सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाओ जिसका नाम है www.scores.gov.in। कहता आप इस वेबसाइट पे जाओ। कहता अच्छा वेबसाइट पे जाके क्या होएगा, कहता जी वेबसाइट पे जाके एक कॉलम आएगा जिसका नाम है इन्वेस्टर्स कॉर्नर, इन्वेस्टर कॉर्नर। कहता उस इन्वेस्टर कॉर्नर में जाओ और वहां पे जाके कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो। उसके बाद हम वहां पे फॉर्म को फिल करेंगे और उसमें अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। फॉर्म को फिल करो और अटैचमेंट लगा सकते हो 1 MB तक की, कोई भी स्कैन करके कॉपी वॉपी लगानी है लगा सकते हो, ठीक है जी। इसके बाद कहता है आप उसको सबमिट कर दो, तो फिर लास्ट में कहता है आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए। तो हम सबको समझ आ गया स्कोर्स होता क्या है, फिर समझ आ गया कि स्कोर्स में 4 फीचर्स क्या है और स्कोर्स पे कैसे कंप्लेंट लॉन्च होती है। डन। तो यहां तक हम लोगों को समझ आ गया कि सर इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, ऑम्बड्समैन रेगुलेशन 2003। इसका पुराने कोर्स में नाम क्या था, इन्वेस्टर
प्रोटेक्शन, इस चैप्टर में सारी चीजें आएंगी रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स बाय सेबी। डन। हमने क्वेश्चन नंबर 1 इंट्रो पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 2 स्कोर्स पढ़ लिया। स्कोर्स में हमने 3 चीजें पढ़ ली, स्कोर्स क्या होता है, फीचर्स क्या होती है और स्कोर्स पे कैसे कंप्लेंट को फाइल किया जाता है। चलें आगे। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, कहता है सर ये क्वेश्चन आता है, कहता है सर हम कहते हैं कि हम सेबी के पास जाएंगे तो सेबी हमारी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करेगा, हम यही बोलते हैं, हम सेबी के पास जाएंगे तो सेबी हमारी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करेगा, हाँ या ना। कहता है लेकिन सर ऐसा जरूरी नहीं है, सेबी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, सेबी की भी कुछ मजबूरियां हैं, कई बार सेबी भी बड़ा हेल्पलेस सा हो जाता है। तो कहता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सेबी व्हाइल डीलिंग इन कंप्लेंट्स। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि सेबी की क्या क्या मजबूरियां हैं, सेबी जब आप सेबी के पास जब झगड़ा लेके जाते हो तो सेबी की क्या क्या मजबूरियां हो जाती हैं आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करने में। देखिए पहली चीज कह रहा है जी देखो एक चीज समझिए, सुनिए, किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैं उसके अगेंस्ट कोर्ट में गया या सेबी में गया या कहीं भी गया, जब मैंने उस पर इल्जाम लगाया और सामने वाले ने अपना इल्जाम कबूल कर लिया, हाँ जी मैंने गलत किया, बात खत्म हो गई। कहता है लेकिन पंगा कहाँ पड़ता है, आप कंप्लेंट करते हो इंटरमीडियरी या कंपनी के अगेंस्ट, वो डिनाई कर देते हैं, अब सेबी फंस जाता है, अब तारीख पे तारीख, यस और नो। तो कहता है देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम आती है जब इन्वेस्टर एलिगेशन लगाता है और एंटिटी माने कंपनी या इंटरमीडियरी उसको डिनाई कर देता है, यस और नो। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर सेबी टू आइडेंटिफाई रॉन्ग डूअर, यस और नो। सेबी के लिए मुश्किल हो जाता है देखना कि कौन सही है और कौन गलत है, तो ये पहली प्रॉब्लम है, राइट। ये तो जनरल बात है, कोर्ट को भी तो ये दिक्कत आती होगी, यस और नो। सुनिए दूसरी बात, कहता है सेबी जज नहीं है, सेबी जज नहीं है, सेबी इज नो वन टू जज। ऑम्बड्समैन जो है जिसके पास हम जा रहे हैं, कहता है ये जज नहीं है, ये अपना फैसला नहीं सुना रहा है, दोनों पार्टीज का झगड़ा रिजॉल्व करा रहा है। बार बार क्या बोल रहे हैं, झगड़ा रिजॉल्व हो रहा है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं जजमेंट आ रही है, मैंने जजमेंट या अवार्ड वर्ड तो यूज ही नहीं किया, हाँ या ना। कह रहा है ना ही ये कंप्लेनेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, ना तो ये जज है ना ये कंप्लेनेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसा नहीं है कि अच्छा कंपनी आपकी कंप्लेंट नहीं सुन रही, चलो मेरे पास आओ मैं चलता हूं आपके साथ फिर सुनेगी, नहीं। कहता है सेबी तो एक मीडिएटर है, यस और नो। क्या यही वाला वर्ड देखो, मैंने जब चैप्टर शुरू हुआ था तो यहां लिखा था, ये देखो मैंने क्या लिखा था, ऑम्बड्समैन कौन है, एक मीडिएटर है, यस और नो। ऑम्बड्समैन एक मीडिएटर है, वो कोई जज या आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्लियर है बात। तो कहता है जी पहली प्रॉब्लम क्या है सेबी की, पहली प्रॉब्लम यह है कि भाई जब कंपनी पे कोई इल्जाम लगाता है और कंपनी मना कर देती है तो सेबी को बड़ा मुश्किल होता है ये देखना कौन सही है और कौन गलत है। सेकंड चीज कहता है सेबी जज या आपका रिप्रेजेंटेटिव आपका मसीहा नहीं है, सेबी तो सिर्फ एक इंटरमीडियरी है, हाँ या ना, क्लियर है। आगे देखिए, मतलब एक मीडिएटर है सेबी, जो कि आपको इंटरमीडियरी नहीं मीडिएटर है, इंटरमीडियरी इन रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट कह सकते हो, कि सेबी एक आर्बिट्रेटर है, मीडिएटर है, कॉन्सिलेटर है, उसका मेन काम क्या है, आपके झगड़े को रिजॉल्व करवाना, राइट। आगे देखिए, कहता है जी रेमेडी मिलती है इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर कहता है जी मेरे साथ गलत हुआ, सेबी कहता है जी ठीक है तेरे साथ अगर गलत हुआ तो मैं तेरे को रेमेडी दिलवा दूंगा, लेकिन वो तभी दिलवाऊंगा जब उस गलत की वजह से तेरा कोई नुकसान हुआ। ये बात तो आपको कंपनी लॉ में प्रोस्पेक्टस में भी पढ़ाई जाती है कि अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत लिखा लेकिन उससे आपका कोई नुकसान नहीं हुआ तो फिर आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। जस्ट बिकॉज कंपनी ने कुछ गलत बोला, गलत किया, इसलिए मुझे रेमेडी चाहिए, ऐसा नहीं होता। रेमेडी उसी को मिलती है जिसको उस गलत बोलने से या सुनने से कोई नुकसान हुआ हो, यस और नो। देखिए रेमेडी टू इन्वेस्टर इफ ओनली लॉस ड्यू टू रॉन्ग डूइंग ऑफ एंटाइटी, ये बात समझ आई। एंटाइटी के गलत करने से ही आपका नुकसान हुआ है, या तो आपका नुकसान हुआ नहीं, या हुआ तो वो एंटाइटी की वजह से नहीं किसी और बेवकूफी की वजह से हुआ, तो सेबी आपकी हेल्प नहीं करेगा, यस और नो। जवाब दो। पहली प्रॉब्लम क्या है, आप मेरे पास कंप्लेंट लेके आए तो आप इस उम्मीद से बताना कि आप कंप्लेंट लेके आए, लोग ना चौड़े हो जाते हैं, बेटा अब तो देख मैं स्कोर्स में जा रहा हूं अब तेरी लगा दूंगा, कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। सेबी एक मीडिएटर है, सेबी एक काउंसिलेटर है जो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज पंगा कहां पड़ता है, आपने इल्जाम लगाया सामने वाले ने डिनाई कर दिया। तीसरी चीज सेबी कहता है मैं आपको रेमेडी दिलवाऊंगा लेकिन तभी दिलवाऊंगा जब आपका नुकसान हुआ, और वो भी नुकसान किसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट लेके आए हो, यस और नो। और कहता है जी जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेबी के पास ही जा सकते हो आप, कहता है इन्वेस्टर्स मे नॉक एट द डोर ऑफ कोर्ट, ही मे नॉक एट द डोर ऑफ कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट क्यों, आपने अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ईबीसीएल में पढ़ा हो या आप पढ़ेंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ते हैं कि कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स लेता है, शेयर्स आर गुड्स, शेयर्स आर गुड्स, तो इसका मतलब कंपनी सेलर एंड वी आर बायर, ये बात समझ आ रही है। शेयर्स जो है वो गुड्स है, कंज्यूमर कंपनी सेलर है और हम कंज्यूमर है, तो इसलिए कहता है हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी केस फाइल
कर सकते हैं, है ना। और कहता है फिर हम आर्बिट्रेटर के पास भी जा सकते हैं। मतलब आर्बिट्रेशन, आपको पता ना, आपने आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट पढ़ा होगा कि आर्बिट्रेटर एक अथॉरिटी होती है जो हमारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाती है या ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कंप्लेंट लेके जाना है सेबी के पास तो आप सेबी के पास लेके जा सकते हो, सेबी के पास नहीं जाना, ऑम्बड्समैन के पास नहीं जाना, तो ये तीनों ऑप्शन जो है जो दिए गए हैं, ये तीनों ऑप्शन अदर देन सेबी है, यस और नो। ये तीनों ऑप्शन जो है कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट एंड आर्बिट्रेशन, ये तीनों के तीनों क्या है, अदर देन सेबी, यस और नो। आप नॉर्मल कोर्ट में जाओ, इसको मैं कोर्ट ऑफ लॉ बोल सकता हूं, कोर्ट ऑफ लॉ। ये कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर लेवल पे हमें पता है 3 कोर्ट्स होती है। हमें 12th की बिजनेस स्टडीज में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाया जाता रहा, याद आ रहा है। एक सबसे नीचे होती है डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर होती है स्टेट फोरम, फिर होती है नेशनल फोरम, याद आ रहा है कुछ, सुना हुआ कभी हम लोगों ने। क्लियर है कि भैया अप टू 20 लाख वाला जो है वो डिस्ट्रिक्ट में होगा, 20 लाख से 1 करोड़ वाला जो है वो स्टेट में जाएगा, और मोर देन 1 करोड़ जो है वो नेशनल में जाएगा, याद आया। क्लियर है, सुना कभी हम लोगों ने। तो ये बात हमें अच्छी तरह समझ आ गई कि सर सेबी के लिए दिक्कत क्या आ जाती है। सेबी के पास जब आप कंप्लेंट लेके जाते हो, पहली बात सेबी एक मीडिएटर है, आपका मसीहा नहीं है। दूसरी बात, सेबी आपको नुकसान होगा तो दिलवाएगा पैसे, पहली बात आपका नुकसान होना चाहिए, दूसरी बात उसी बंदे की वजह से होना चाहिए जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट लेके आ रहे हो। तीसरी चीज, प्रॉब्लम सेबी की तब बढ़ जाती है जब आप इल्जाम लगाते हो, सामने वाला डिनाई कर देता है, सेबी को पता नहीं चलता कौन सही है और कौन गलत है। और लास्टली कहते हैं सेबी के अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जो और भी रिड्रेसल मशीनरीज हैं जिनके पास आप नॉक कर सकते हो, या जिनके पास जाके आप अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। इज सेबी द ओनली रिड्रेसल मशीनरी, इज ऑम्बड्समैन द ओनली रिड्रेसल मशीनरी, और देयर आर सर्टेन अदर ऑप्शंस एज वेल। अदर ऑप्शंस, यू कैन मूव टू कंज्यूमर कोर्ट, यू कैन मूव टू कोर्ट, यू कैन मूव टू आर्बिट्रेटर। ये तो कम बातें लिखी है। आप तो आरओसी के पास चले जाते हो, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास चले जाते हो, आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के पास चले जाते हो। तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस जिसके बाद आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। समझ आ गई बात, क्लियर है सबको, डन, कर लो इसको भी नोट।
मैम स्कोर्स जो है ये सेबी की अलग से वेबसाइट है। सेबी का पार्ट क्या होता है? सेबी का पार्ट मतलब सेबी एक इनिशिएटिव है, उसका एक अलग से चीज है। आपके फादर ने आपका एक घर बनाया, वो घर जो है कहाँ रहते हो आप? रोहिणी, ठीक है। आपके फादर ने रोहिणी में घर बनाया जहां आप रहते हो। आपके फादर ने एक और नया घर बनाया, छोटा फ्लैट लिया रजौरी गार्डन में। क्या ये नया वाला घर पुराने वाले घर का पार्ट है, या आपका एक और इनिशिएटिव, आपकी एक और मेहनत का प्रूफ है? यस और नो? यार आपका एक नया इनिशिएटिव है। पार्ट क्या होता है? सेबी का पार्ट, ये तो वर्ड ही गलत है। सर क्या ये सेबी का इनिशिएटिव है? यस। सर क्या ये सेबी का प्लेटफॉर्म है? यस। हाँ या ना? यस और नो? सर सेबी का पार्ट है, पार्ट तो कुछ होता ही नहीं वर्ड। यस और नो? ये सेबी का इनिशिएटिव है, सेबी का प्लेटफॉर्म है, सेबी का फिनोमेना है, सेबी का आइडिया है, सेबी की अटेम्प्ट है, सेबी का एंडेवियर है। जो कोशिश की है वो सेबी ने की है। हम ये कह सकते हैं कि सेबी का इनिशिएटिव है, सेबी का प्लेटफॉर्म है, सेबी का फिनोमेना है। सेबी का पार्ट थोड़ी आता है। सेबी एक बॉडी है। यस और नो? क्लियर है ये बात? समझ आती है कहानी? चलें आगे। डन। आप एक चीज सोचो, आप सीएस करने के बाद आईसीएसआई के मेंबर बन जाओगे, आईसीएसआई के मेंबर बन जाओगे, सीएस बन जाओगे। सीएस बनने के बाद आप क्या करते हो? आप ना लंदन की सीएस भी कर सकते हो। इंडिया वाली सीएस ने लंदन वाली सीएस से एक एमओयू साइन किया हुआ है। इंडिया का सीएस लंदन की सीएस कर सकता है, सिर्फ उसे कुछ पेपर देना है, बाकी सब एग्जाम्प्ट है। ये बात समझ आई? 3 पेपर देने होते हैं, बाकी सब एग्जाम्प्ट होते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? लंदन वाला जो सीएस इंस्टीट्यूट है वो इंडिया वाले सीएस इंस्टीट्यूट का पार्ट हो गया, पार्ट हो गया। या इसका एक इनिशिएटिव है, इसका एक एमओयू है, इसका एक फिनोमेना है, इसका एक प्लेटफॉर्म है। यस और नो? तो इसी तरीके से स्कोर्स अलग है, सेबी अलग है। स्कोर्स सेबी का एक प्लेटफॉर्म है। यस और नो? क्लियर है? सेबी का काम खाली इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट, देखो स्कोर्स सिर्फ प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, हाँ या ना? स्कोर्स का काम क्या? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, हाँ या ना? लेकिन सेबी क्या प्रोटेक्ट करता है? या मार्केट को डेवलप भी करता है? डेवलप। तो इसको सेबी के बड़े सारे एरियाज हैं, जिसमें से एक एरिया है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, जिसके लिए उसने अलग से एक वेबसाइट बना दी। यस और नो? चलें आगे। अब देखिए, अब ये देखिएगा बेटा ध्यान से ऑल ऑफ यू, ये एक चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। देखिए ये एक चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। सुनिएगा पहले ये क्या रहा है। अभी मैंने आपको कहा था ऊपर कि आप अपना केस लेके आर्बिट्रेशन के पास भी जा सकते हो। यस और नो? हाँ या ना? आप अपना केस लेके आर्बिट्रेटर के पास अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। ये बात समझ आई? अब सुनिए जो मैं कह रहा हूं। कहते हैं सर आर्बिट्रेशन के पास कब जाया जाता है और आर्बिट्रेशन के पास कैसे जाया जाता है? क्या कभी भी, इधर देखिए, मेरा कोई भी झगड़ा हुआ, क्या मैं आर्बिट्रेशन के पास चला जाऊं? कहता है ऐसा नहीं है। आर्बिट्रेशन के पास आप सिर्फ 4 सूरतों में जा सकते हो। देयर आर 4 केसेस जब आप आर्बिट्रेशन के पास जाते हो। सर वो कौन कौन से है? सुनिए इधर, मेरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ झगड़ा हुआ, मेरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ झगड़ा हुआ, बीएससी एनएससी है, मेरा बीएससी से झगड़ा हुआ, मेरा एनएससी से झगड़ा हुआ। या कहता है मेरा बीएससी और एनएससी के जो अपने अपने डिपॉजिटरीज हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कराते हैं, हमें पता है बीएससी का कौन है? सीडीएसएल। एनएससी का कौन है? एनएसडीएल। पता है हम सबको ये बात? सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड। तो कहता है आर्बिट्रेटर के पास आपका जो झगड़ा जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी झगड़ा आर्बिट्रेटर के पास चला जाए। आर्बिट्रेटर के पास सिर्फ कौन सा झगड़ा जाएगा? या स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट, बीएससी के अगेंस्ट, या एनएससी के अगेंस्ट, या बीएससी के डिपॉजिटरी के अगेंस्ट, या एनएससी के डिपॉजिटरी के अगेंस्ट। याद रहेगा, बाकी बॉडीज के अगेंस्ट आप आर्बिट्रेटर के पास नहीं जा सकते। एनी डाउट इन दिस? आप आर्बिट्रेटर के पास कब किसके अगेंस्ट जा सकते हो? कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट, बीएससी के या एनएससी के अगेंस्ट, या उन दोनों के डिपॉजिटरीज के अगेंस्ट। डन। अब देखिए इधर क्या कह रहा है। देखिए अमित वोरा जो है, सुनिएगा पहले इधर जो मैं पूरी बात बोल रहा हूं। देखिए अमित वोरा जो है वो रिलायंस से, सुनिएगा इधर, अमित वोरा जो है वो रिलायंस या डीपी से परेशान है। पॉइंट नंबर 1, अमित वोरा किससे दुखी है? रिलायंस या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से। ये बात समझ आई? रिलायंस एक लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी है तो इसका मतलब उसके अगेंस्ट में किसके पास जाऊंगा? स्टॉक एक्सचेंज के पास जाऊंगा। देखो कि जी देखो रिलायंस ने ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत काम किया है। यस और नो? और डीपी कौन होता है मेरा? डीपी कौन होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसके पास मेरा क्या होता है? डीमैट अकाउंट होता है। यस और नो? इससे दुखी हूं तो डीपी किससे कनेक्टेड होता है? आगे डिपॉजिटरी से कनेक्टेड होता है। हाँ या ना? अब सुनिए, मैं रिलायंस कंपनी, मैं कंपनी से दुखी हूं या मैं इंटरमीडियरी से दुखी हूं? कंपनी से दुखी हूं तो मैं जाऊंगा स्टॉक एक्सचेंज के पास, इंटरमीडियरी से दुखी हूं तो मैं जाऊंगा डिपॉजिटरी के पास। ये बात समझ आई? वो मेरे झगड़े को रिजॉल्व नहीं करवा पाते तो मैं जाऊंगा आर्बिट्रेटर के पास। मतलब मैं डायरेक्टली आर्बिट्रेटर के पास नहीं जा सकता। समझ आ रही है? तो मैं आर्बिट्रेटर के पास किसके अगेंस्ट जा रहा हूं? इन दोनों के अगेंस्ट।
कि इन दोनों ने मेरा झगड़ा रिजॉल्व नहीं करवाया? यस और नो? जवाब दो। अगर मैं कंपनी से दुखी हूं तो कहां गया मैं? स्टॉक एक्सचेंज के पास। अगर मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या ब्रोकर वगैरह से दुखी हूं तो मैं कहां गया? डिपॉजिटरीज के पास। क्लियर है? और इन दोनों ने मेरा झगड़ा रिजॉल्व नहीं करवाया तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं इनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल करूंगा। जी देखो, मैं रिलायंस से दुखी था, मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास गया, उसने भी मेरी बात नहीं सुनी। यस और नो? और तब जाके मैं किसके पास जाऊंगा? आर्बिट्रेटर के पास। देखिए, पॉइंट नंबर 1, मैं परेशान हूं। पॉइंट नंबर 2, मैं कंप्लेंट लेके गया। पॉइंट नंबर 2, कंप्लेंट लेके गया। किसके पास कंप्लेंट लेके गया? स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी के पास। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने भी मेरे झगड़े को रिजॉल्व नहीं करवाया। यस और नो? अब देखिए, पॉइंट नंबर 4, अमित वोरा जाएगा आर्बिट्रेटर के पास। किसके अगेंस्ट? रेफर करेगा आर्बिट्रेटर को। किसके अगेंस्ट? बीएससी के अगेंस्ट, एनएससी के अगेंस्ट, सीडीएसएल के अगेंस्ट या एनएसडीएल के अगेंस्ट। यस और नो? भाई अगर जिस कंपनी से मेरा झगड़ा हुआ अगर वो बीएससी पे लिस्टेड थी तो मैं बीएससी के पास गया हूंगा। जिस कंपनी से मेरा झगड़ा हुआ वो एनएससी पे लिस्टेड थी तो मैं एनएससी के पास गया हूंगा। जिस डीपी से मेरा झगड़ा हुआ, ब्रोकर से, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से, या तो वो एनएसडीएल से कनेक्टेड होगा या वो सीडीएसएल से कनेक्टेड होगा। हाँ या ना? तो पहले मैं उनके पास गया लेकिन उन्होंने मेरी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कराया तो मैं परेशान होके आर्बिट्रेटर के पास चला गया। आपके एरिया का आर्बिट्रेटर कौन सा होगा? बीएससी का आर्बिट्रेटर कौन है? एनएससी का आर्बिट्रेटर कौन है? सीडीएसएल का कौन है? एनएसडीएल का कौन है? कहता है इसके लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाओ। वेबसाइट पे जाके वहां वेब पेज पे आप डालो, वहां पे आपको मिल जाएगा आर्बिट्रेटर की सारी डिटेल। देखो लिखा हुआ है। इसके लिए आपको कौन से आर्बिट्रेटर के पास जाना कहता है? उसके लिए आप वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पर वेबसाइट पे वेब पेज दिया हुआ जिससे आपको डिटेल मिल जाएगी। क्लियर है? अब सुनिए, कहता है भाई साहब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप आर्बिट्रेटर के पास जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप आर्बिट्रेटर के पास गए कि मेरी कंप्लेंट है ये लो रिजॉल्व कर लो। वो कंप्लेंट आपकी तब देखेगा जब आप पहले कोई पैसा जमा कराओगे। आपको कुछ अमाउंट उसके पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये अमाउंट वाली रिक्वायरमेंट क्यों है? ताकि हर बंदा मुंह उठा के ना आ जाए। वही बंदा है जो डैम सीरियस है। ये सॉल नो? है ना? कहता है सर आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा कुछ। कहता है सर कब अमाउंट डिपॉजिट कब नहीं करना? कहता है अगर आपका क्लेम 10 लाख रुपए तक है, अगर आपका क्लेम 10 लाख रुपए तक है तो जरूरत नहीं है। लेकिन एक शर्त और है, आपका क्लेम 10 लाख रुपए तक हो प्लस जब आपके साथ गलत हुआ उसके 6 महीने में आप आर्बिट्रेटर के पास चले गए। रेफरेंस टू आर्बिट्रेटर इन 6 मंथ्स। समझ आई ये बात? यस और नो? तो अगर मेरे से कोई पूछे, इधर देखिए, क्या हम कभी भी डायरेक्टली आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हम आर्बिट्रेटर के पास किसके अगेंस्ट जाएंगे? स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी के अगेंस्ट। सर इनसे आपका डायरेक्टली कोई झगड़ा है, डायरेक्टली हो या कंपनी और डीपी का झगड़ा हो जो इन्होंने रिजॉल्व ना करवाया हो, तो हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। कौन से आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे? कहता है आपको वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा कि आपका कंसर्न डिपॉजिटरी या कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है। उस आर्बिट्रेटर के पास जाओ। कहता है वो पैसे भी लेगा आपसे, तभी वो आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करेगा। लेकिन कहता है अगर 10 लाख रुपए से कम का क्लेम, अप टू 10 लाख रुपीज है, प्लस आप 6 महीने के अंदर अंदर चले गए तो फिर वो आपसे कोई पैसे नहीं लेगा और आपके झगड़े को रिजॉल्व करवाएगा। यस और नो? एनी डाउट इन दिस? देखो अभी तक हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं इधर देखिएगा ध्यान से। ये हमारे टॉपिक का नाम सेबी ओम्बड्समैन रेगुलेशन 2003, यही मैंने शुरू किया अभी आपको पढ़ाना। देखिए सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? इंट्रोडक्शन। इसी इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था, इसी के अंदर मैंने आपको ये बताया कि अगर ये देखो सर सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना बहुत जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। हाँ या ना? सर जितनी भी माल प्रैक्टिसेस है उसको रोको। राइट? सर इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। राइट? सर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी है। ये सारे बातें बताई मैंने आपको। आगे देखिए स्कोर्स मैंने आपको बताया। स्कोर्स की क्या क्या फीचर्स हैं ये सारी की सारी मैंने आपको बताई। राइट? इसके बाद हाउ टू लॉन्च कंप्लेंट इन स्कोर्स ये भी बताया मैंने आपको। हाँ या ना? राइट? लिमिटेशंस इन डीलिंग विद कंप्लेंट, सेबी की क्या क्या लिमिटेशंस है ये भी बताया ना कि सेबी को आप अपना मसीहा मत मानो, ये एक मीडिएटर है। सेबी फंस जाता है जब एक बंदा बोलता है दूसरा डिनाई करता है, सेबी को पता ही नहीं चलता कौन रॉन्ग डूअर है। यही पढ़ा हम लोगों ने। देखो 4 पार्ट थे उसमें। फिर आ गया व्हेन कैन अ केस बी रेफर टू आर्बिट्रेशन। देखो बीएससी, एनएससी, बीएससी, ये बीएससी का डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल, ये एनएससी का है, एनएसडीएल। यस और नो? इसका मतलब हम एकदम क्वेश्चन वाइज एज पर मॉड्यूल चल रहे हैं। हाँ या ना? एम आई क्लियर? जवाब दो। तो कर लो इसको भी नोट, डिस्प्यूट वाले को। लो जी इसको भी आप नोट डाउन कर लो।
हो गया जी? यहां तक याद हो गया हमको? जवाब दो। सर हम डायरेक्टली कभी भी आर्बिट्रेशन के पास नहीं जाएंगे। आर्बिट्रेशन के पास हम अगेंस्ट स्टॉक एक्सचेंज या अगेंस्ट डिपॉजिटरी जाएंगे, या यू कैन से कि हम डीपी या कंपनी से परेशान से कंपनी के अगेंस्ट हम स्टॉक एक्सचेंज के पास गए, डीपी के अगेंस्ट हम डिपॉजिटरी के पास गए और उन्होंने हमारी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं किया, तो हम आर्बिट्रेशन के पास गए। और आर्बिट्रेटर के पास जब हम गए तो हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। अमाउंट कब पे नहीं करना? जब विद इन 6 मंथ जा रहे हैं और प्लस हमारा जो क्लेम का अमाउंट है वो अप टू 10 लाख रुपीज है। डन, हो गई बात खत्म। अब देखिए इधर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कहते हैं सर होता क्या है, मेरी बात को सुनिएगा, सुनिए इधर। इंडिया में ना लोगों में एक आदत है, वो आदत है मजे लेने की। लोग क्या करते हैं, हर चीज के ना मजे लेते हैं। आरटीआई एक्ट आया, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन आया कि आपको पब्लिक अथॉरिटी से कुछ भी जानने का राइट है। जानने का राइट है, मजे लेने का राइट थोड़ी है यार। समझ रहे हो बात? एक बंदे ने आरटीआई डाल दी, यार वो मोदी साहब ने कहा था 15 लाख आएंगे, कब आ रहे हैं? यार ऐसे थोड़ी होता है। यही चीज आप सेबी के साथ भी करते हो। सेबी कहता है मेरे पास कंप्लेंट लेके आओ, आप हो जाते हो मजे लेने। कहता है अगर आप सेबी के पास मजे लेने जाओगे तो सेबी आपकी जो कंप्लेंट है उसको सीरियसली नहीं लेगा, उसको वो रिफ्यूज कर देगा, बोलेगा मैं इसको कंप्लेंट मानता ही नहीं। तो फॉलोइंग आर दी मैटर्स नॉट कंसीडर्ड एज कंप्लेंट बाय सेबी। हेडिंग देख रहे हो? नॉट कंसीडर्ड एज कंप्लेंट बाय सेबी, ये वो मैटर्स हैं जिसको सेबी कंप्लेंट मानता ही नहीं है। यस और नो? राइट। देखिए क्या क्या है। कहता है जी अगर आपने अपनी कोई कंप्लेंट फाइल करी जो इनकम्प्लीट है तो फिर सेबी इसमें क्या करे बताओ? इनकम्प्लीट है जी, मैं ना कंपनी से बड़ा परेशान हूं और मैं ना कंपनी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। मैं कौन सी कंपनी, नाम तो बता। नाम नहीं बताया, बाकी सब बता दिया। तो अगर कंप्लीट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, हाँ या ना? नीचे दूसरा केस, जी मैं रिलायंस से बड़ा परेशान हूं, रिलायंस ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। भाई सबूत कौन लगाएगा साथ में? आपने स्पेसिफिक किया लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए। यस और नो? तो पहला पॉइंट, आप इनकम्प्लीट कंप्लेंट बोल रहे हो। दूसरा, आप कंप्लेंट तो पूरी बोल रहे हो लेकिन जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है आप उन्हें एनेक्स या एनक्लोज नहीं कर रहे। बात सही है गलत है? सही है। तीसरा, डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट या प्राइवेट एग्रीमेंट। इधर देखिए ध्यान से, रिलायंस ने अपने किसी इंप्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स देने थे, उसको लेके कोई झगड़ा हो गया। अब वो कह रहा है जी मैं ऐसे ऐसे इंप्लॉय हूं और मैंने कंपनी के लिए अच्छा काम किया था, कंपनी ने मुझे स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं दिए। से भी कहता मैं क्या करूं? या कंपनी, मान लो रिलायंस जैसी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही थी, जान पहचान वाले को शेयर्स दे रही थी। अब जान पहचान वाला कहता है जी मेरे को शेयर्स तो दे दिए, कंपनी इसको लिस्ट नहीं करा रही। से भी कहता मैं क्या करूं? ये पब्लिक, इसमें कंपनी और पब्लिक इन्वॉल्व है या कंपनी और आपका एक प्राइवेट एग्रीमेंट है? हाँ या ना? क्या है? आपका और कंपनी का एक प्राइवेट एग्रीमेंट है। सेबी कहता है प्राइवेट एग्रीमेंट में मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा। यस और नो? कई लोग ऐसे करते हैं, सेबी को कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं। कंप्लेंट कम होता है, सजेशन होता है। सेबी, हमें ऐसा लगता है कि जो मार्केट है ना वो सुबह 9:15 बजे खुलती है 9:15 पे और 3:30 बजे तक होती है। हमें लगता है ये बढ़ा के ना हमें 4:30 या 5 बजे तक कर देना चाहिए। ये कंप्लेंट है कि राय है आपकी? सेबी कहता है क्या करूं इसका? हाँ या ना? एक बार ना ऐसा होता है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। एक बार क्या हुआ, मैं कहीं पढ़ा रहा था, बहुत साल पहले की बात है ये, मैं सीए फाइनल को पढ़ा रहा था, विश्वास नगर सीए इंस्टीट्यूट के अंदर लॉ पढ़ा रहा था। तो जब मैंने पढ़ाया तो पूरा बैच कंप्लीट हो गया, तो मैंने एक फीडबैक फॉर्म बांटे बच्चों को। मैंने कहा बच्चे इसमें ना मुझे ट्रू फीडबैक देना, जो भी चीजें आप इम्प्रोवाइज करना चाहते हो, ठीक है? अब एक बच्चा कहता है सर आप ना शक्ल से ना टीचर नहीं लगते हो, आप ना बालों पे तेल लगा के आया करो, चश्मा पहना करो, ठीक है? दूसरा बच्चा कहता है सर थोड़ा सा फॉर्मल रहा करो, राइट? ऐसे करके ना मेरे को फीडबैक्स मिले। किसी ने, एक ने ये नहीं कहा पढ़ाने में ये कमी है या ये कमी है। आपको क्या लगता है वो फीडबैक फॉर्म है, मजे लेके चले गए? ऐसे ही तो ये कर रहा है, सजेशन दे रहे हो यार। आप सिर्फ फीडबैक मांग रहे हैं, कंप्लेंट मांग रहा है, आप सजेशन दे रहे हो। देखो ना आपको क्या दिक्कत है? सेबी 3:30 बजे, अब देखो बंदा क्या लिखता है, एक बंदे ने एक्चुअली में सेबी को चिट्ठी लिखी थी, 3:30 बजे ना बाजार बंद हो जाता है, उसके बाद ना मैं खाली हो जाता हूँ। एक आदमी जब वो कम से कम 5-6 बजे तक तो काम करता ही है, तो सेबी 5-6 बजे तक ट्रेडिंग होनी चाहिए। ये सजेशन है, ये कंप्लेंट नहीं है। यस और नो? आगे कहता है वही वाली बात, नॉन लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट ऑफर। कंपनी ने आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करी और अब वो वाले शेयर्स कंपनी ने लिस्ट नहीं करे, तो भाई कंपनी जाने आप जानो, ये पब्लिक इश्यू तो था नहीं, इसलिए सेबी का इसमें कोई रोल नहीं है। यस और नो? जवाब दो। नॉट सेटिस्फाइड विद ट्रेडिंग प्राइस। एमआरएफ का जो शेयर है ना वो 70,000 रुपए का चल रहा है, तो बहुत महंगा है, तो जी मेरे को लगता है कुछ होना चाहिए। भाई तेरे को क्या लगता है? तेरे को लगता है उससे हम क्या करें? अब एक चीज समझो, एक चीज बहुत महंगी है, आप कंज्यूमर हो, आपके बजट में खरीदो, नहीं है मत खरीदो। यस और नो? वो महंगी है इसलिए आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। आर यू गेटिंग मी?
ऐसे तो आप कभी भी कंप्लेंट तो फाइल ही नहीं कर सकते। अब आप बोलो जी मेरे को विस्तारा एयरलाइंस में जाना है, विस्तारा एयरलाइंस की नॉर्मल टिकट जो है वो है 5,000 रुपए की, बिजनेस क्लास की टिकट है जी 22,000 रुपए की, जी बहुत महंगी है, तो आपके बजट में अलो नहीं है तो मत लो। बहुत महंगी है, क्या कोई कंप्लेंट हुई? आपको लगता है महंगा है एमआरएफ का शेयर, मत लो, मारुति का ले लो, अपोलो टायर्स का ले लो, यस और नो। आगे कहता है माय लॉर्ड नॉन ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स या इलिक्विडिटी ऑफ शेयर्स। माय लॉर्ड मैंने ना कंपनी का ना शेयर खरीदा था और वो शेयर लिस्टेड भी है, इसका मतलब उसकी ट्रेडिंग हो सकती है। माय लॉर्ड मैं ट्रेडिंग करना चाह रहा हूं, मार्केट में कोई बायर ही नहीं है, शेयर्स आर लिस्टेड लेकिन मार्केट में कोई बायर नहीं है। सेबी कहता है फिर मैं क्या करूं, व्हाट शैल आई डू, लोगों को जबरदस्ती करूं तेरा शेयर खरीदने के लिए? तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये वो सारे मैटर्स हैं जो आप अगर कंप्लेंट की तरह फाइल करोगे तो सेबी उसको एज अ कंप्लेंट रिसीव नहीं करेगा। लॉजिक बात क्लियर है? इनकम्प्लीट है, नॉट स्पेसिफिक है, एलिगेशंस आप लगा रहे हो, कंप्लीट है लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपका। ये देखो ये दोनों पॉइंट्स मिलते जुलते हो गए, आपका प्राइवेट झगड़ा है या प्राइवेट इशू है जो लिस्ट नहीं हुआ, आप सजेशंस लेके निकल गए, आप ट्रेडिंग प्राइस से सेटिस्फाइड नहीं हो, या कंपनी लिस्टेड है लेकिन उसके बावजूद मार्केट में कोई बायर नहीं है। यस और नो, एनी डाउट इन दिस? एम आई क्लियर? पक्का कर लो इसको भी नोट। हो गया जी बच्चे, मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं कि ये हो गया थियरी का चार्ट। इधर देखना ध्यान से, ये देखो आपका मॉड्यूल में देखो ये आ गया, व्हेन कैन सेबी टेक एक्शन फॉर नॉन रेजोल्यूशन ऑफ द कंप्लेंट, व्हेन कैन सेबी टेक एक्शन फॉर नॉन रेजोल्यूशन ऑफ द कंप्लेंट, मतलब सेबी या व्हाट आर द मैटर्स व्हिच आर नॉट कंसीडर्ड एज कंप्लेंट बाय सेबी। आ गया, ये थियरी लिखी हुई है, इसी थियरी का मैंने वहां पे आपको चार्ट बना दिया। लेकिन मैं बार बार कहता हूं आपको कि प्लीज एक क्वेश्चन जो होता है उसको वन लाइन में खत्म करने की हैबिट डालो। इधर देखिए ध्यान से, मैं बार बार बोलता हूं प्लीज मेक वन लाइनर्स। इधर देखिए, इनकम्प्लीट प्लस नो डॉक्यूमेंट्स प्लस प्राइवेट डिस्प्यूट प्लस प्राइवेट प्लेसमेंट प्लस सजेशंस प्लस प्राइस से सेटिस्फाइड नहीं हूं
प्लस नो बायर। अब आप देखो जो क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में दिया आधे पेज का या जिसका मैंने चार्ट बनाया, क्या वो एक लाइन में खत्म हो गया? वन लाइनर्स क्रिएट करने की कोशिश करो, यस और नो। और फिर इसको सर इनकम्प्लीट होगा, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्राइवेट झगड़ा है, प्राइवेट प्लेसमेंट को लिस्ट नहीं कराया, सर सजेशन देके निकल गया कोई, प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या शेयर्स तो लिस्टेड है लेकिन मार्केट में कोई बायर नहीं है, यस और नो। क्लियर है बच्चे ये बात? ऐसी चीज़ों, ऐसे वन लाइनर आप बनाओगे तो आपको याद रहेगा। अब अगर हम बात करें वो हाउ टू लॉन्च कंप्लेंट ऑन सेबी, क्या उसका वन लाइनर नहीं बन सकता? scores.gov.in प्लस इन्वेस्टर कॉर्नर प्लस कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन प्लस डिटेल अप टू 1000 कैरेक्टर प्लस 1 MB की अटैच फाइल प्लस सबमिट प्लस यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। हो गई बात खत्म। तो आपको कोशिश यही करनी है कि एक पेज में फ्रंट बैक में आपको पूरा चैप्टर प्लस प्लस करके इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है, और फिर उसको अपनी आवाज में आपको रिकॉर्ड भी करना है। 5-5, 10-10 मिनट के ना वॉइस नोट्स बनाओ, अपनी अपनी ऑडियो क्लिपिंग बनाओ ताकि आप उसे बार बार सुन सको। डन? चलें आगे। अब देखिए, अब इसको देखिए बेटा, ये क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है सर अब आती है बात ऑम्बड्समैन की। सर ये ऑम्बड्समैन क्या होता है? देखिए बेटा इधर, सर अब ये ऑम्बड्समैन की बात कर रहा है कि ये ऑम्बड्समैन क्या होता है। पहले मेरी बात को सुनना इधर ध्यान से। देखिए सबसे पहले कहते हैं ये जो ऑम्बड्समैन है ये पहली बार वर्ड स्वीडन नाम की कंट्री में सुना गया था। स्वीडन एक कंट्री है, वहां पर कहता है ऑम्बड्समैन आया था वर्ड। ये ऑम्बड्समैन क्या है सुनिएगा इधर बड़े ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। स्वीडन में कॉन्सेप्ट आया था कि एक सिटीजन है उस कंट्री का, स्वीडन का, अगर वो गवर्नमेंट से परेशान है, गवर्नमेंट की सर्विसेज से परेशान है, तो फिर वो क्या करेगा? वो ऑम्बड्समैन के पास जाएगा। फिर धीरे धीरे उनको लगा यार ये ऑम्बड्समैन तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, अगर गवर्नमेंट से दुखी हो तो आप ऑम्बड्समैन के पास जाते हो, आप बैंकिंग सर्विसेज से दुखी हो तो भी ऑम्बड्समैन के पास जाओ, आप इंश्योरेंस कंपनी से दुखी हो तो भी ऑम्बड्समैन के पास जाओ। मतलब स्वीडन में पहली बार जब ऑम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट आया था तो वो किसके अगेंस्ट कंप्लेंट रिसीव कर रहा था? सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट। धीरे धीरे गवर्नमेंट को भी डाल दिया गया, बैंकिंग सेक्टर के अगेंस्ट भी आ जाओ, इंश्योरेंस सेक्टर के अगेंस्ट भी आ जाओ, हाँ या ना। और इंडिया में ऑम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट आ गया किसके अगेंस्ट? ऑम्बड्समैन का आ गया शेयर मार्केट के अगेंस्ट। यस और नो? देखिए सबसे पहले देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सिटीजन है स्वीडन का, गवर्नमेंट ने सर्विसेज नहीं दी उसको या बैड सर्विसेज दी। ये बात समझ आ रही है? अगर सिटीजन को गवर्नमेंट ने सर्विसेज नहीं दी या बैड सर्विसेज दी तो वो कंप्लेंट किसके पास करता था? ऑम्बड्समैन के पास। इसमें कोई डाउट? जवाब दो। फिर कहता है ऑम्बड्समैन को कंप्लेंट करता रहा, फिर कहता है उसका स्कोप वाइडन हो गया। कैसे वाइडन हो गया? फिर कहता है जो कंज्यूमर्स बैंकर और इंश्योरेंस कंपनी से दुखी है वो भी किसके पास जाने लगे? वो भी ऑम्बड्समैन के पास अपनी कंप्लेंट फाइल करने लगे। यस और नो? यही बात मैंने आपको बताई। इसका मतलब ऑम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट कहाँ आया? स्वीडन नाम की कंट्री में आया। सिटीजंस ऑफ इंडिया अगर गवर्नमेंट की सर्विसेज से दुखी थे तो ऑम्बड्समैन के पास जाते थे, बाद में उसके स्कोप को वाइडर कर दिया गया। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ साथ बैंकर और इंश्योरेंस कंपनी से दुखी हो तो भी आप हमारे पास आ सकते हो, तो भी ऑम्बड्समैन के पास जा सकते हो। यस और नो? अब सुनिए, ऑम्बड्समैन दो तरीके के होता है, एक होता है ऑम्बड्समैन, एक होता है स्टाइपेंडरी ऑम्बड्समैन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑम्बड्समैन एंड स्टाइपेंडरी ऑम्बड्समैन? दोनों के दोनों झगड़ा रिजॉल्व करने के लिए। ऑम्बड्समैन तो वो बंदा है जिसको हमने अपॉइंट किया हुआ है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया, या सेबी का ऑम्बड्समैन है तो सेबी ने अपॉइंट कर दिया। कहता है कुछ होता है स्टाइपेंडरी ऑम्बड्समैन। स्टाइपेंडरी ऑम्बड्समैन वो होते हैं जो नॉर्मल ऑम्बड्समैन नहीं है, किसी पर्टिकुलर झगड़े के लिए नए ऑम्बड्समैन को बुलाया गया, वो सिर्फ उसी झगड़े के लिए आया, झगड़ा खत्म, उसका रोल खत्म। इसको हम एड हॉक बेसिस बोलते हैं ना, ऑन डिमांड बेसिस। तो स्टाइपेंडरी ऑम्बड्समैन मतलब एड हॉक ऑम्बड्समैन या ऑम्बड्समैन ऑन डिमांड। समझ आ रही है बात? देखिए यहां लिखा हुआ है ऑम्बड्समैन में क्या आता है। कहता है ऑम्बड्समैन मींस पर्सन अपॉइंटेड प्लस स्टाइपेंडरी ऑम्बड्समैन। स्टाइपेंडरी ऑम्बड्समैन में क्या कर रहा है? स्पेसिफिक मैटर ओनली। यस और नो? या एड हॉक ऑम्बड्समैन। ये बात समझ आई? जवाब दो। और नीचे कह रहा है ऑम्बड्समैन की जुरिस्डिक्शन कितनी है? कहता है भाई स्पेसिफाइड बाय सेबी इन इट्स ऑर्डर। अलग अलग ऑम्बड्समैन होते हैं, अलग अलग ऑम्बड्समैन। दिल्ली में एक ऑम्बड्समैन है, महाराष्ट्र में 3 ऑम्बड्समैन है, यूपी के अंदर 2 ऑम्बड्समैन है। तो कहता है ये सेबी देखेगा कि किस एरिया के लिए कितने ऑम्बड्समैन रखने हैं और उसकी कितनी पावर, कितनी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। यस और नो? जवाब दीजिए प्लीज। एम आई क्लियर? समझ आती है कहानी? तो यहां तक हमें बात समझ आ गई कि ऑम्बड्समैन का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। राइट? जवाब दो। याद हुआ? हाँ जी, यहां तक याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया? पहली बात कौन सी कंट्री का कॉन्सेप्ट है? स्वीडन का कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात किसके लिए आया था? सिटीजन ऑफ स्वीडन जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते थे ऑम्बड्समैन के पास, किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ?
बाद में बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज को भी उसमें डाल दिया गया और उनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट जाने लगी। ऑम्बड्समैन की डेफिनेशन क्या है? ऑम्बड्समैन इंक्लूड्स एन ऑम्बड्समैन प्लस स्टाइपेंडरी ऑम्बड्समैन, पर्सन अपॉइंटेड एज ऑम्बड्समैन एंड स्टाइपेंडरी। स्टाइपेंडरी कौन है? जो एक पर्टिकुलर झगड़े के लिए बनाया गया है। इसका क्या ज्यूरिसडिक्शन है? कहता है डिपेंड करता है, सेबी अपने ऑर्डर में अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस देती है। डन। चले आगे, एक बार इसको भी देखो, मॉड्यूल में यही लिखा हुआ है, देखिए ये है, देखो हम देखो टॉपिक भी सेम वही चल रहा है जो मॉड्यूल में अगला टॉपिक है वो हमारा, हमने ये कंप्लेंट सारा पढ़ लिया था। इसके बाद ये देखो ऑम्बड्समैन, इधर देखो स्वीडन नाम की कंट्री, बेटा इधर सर स्वीडन के अंदर आया था सर, पहले ये आया था अबाउट गवर्नमेंट सर्विसेज, सिटीजन कंप्लेंट करता था, फिर ये बाद में बैंक इंश्योरेंस कंपनीज को भी डाल दिया गया। ऑम्बड्समैन मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑम्बड्समैन एंड इट इंक्लूड्स स्टाइपेंडरी ऑम्बड्समैन। स्टाइपेंडरी ऑम्बड्समैन कौन है? जो ऑम्बड्समैन है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक मैटर, हाँ या ना, उसकी एक टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, वो उसके बाहर नहीं जा सकता। क्या यही सब बात मैंने आपको बताई? यस और नो? ठीक है जी, कर लो उसको नोट डाउन। अभी लिख रहे हैं।
चले जी आगे। तो यहां तक हमें बात समझ आ गई कि सर ऑम्बड्समैन जो होता है वो कौन होता है। अब देखिए इधर कहता है जी इस टॉपिक के अंदर बड़ी सारी डेफिनेशंस गिवन है। अब देखो, अब हम अपनी रेगुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं सेबी वाली, मतलब अभी तक हमने अपनी रेगुलेशंस नहीं शुरू करी। अब आप देखो, जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो, जब भी आप कोई रेगुलेशंस पढ़ते हो, सबसे पहले क्या आता है? इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद क्या आता है आपका? डेफिनेशंस आती है। तो कहता है ये ऑम्बड्समैन में कौन कौन सी डेफिनेशंस है। देखिए कहता है इसके अंदर 4 डेफिनेशंस दी गई है हमारे कोर्स में। कहता है जी कंप्लेंट, कंप्लेनेंट, इन्वेस्टर्स एंड लिस्टेड कंपनी, ये 4 डेफिनेशन है। देखो देयर आर 4 डेफिनेशंस: कंप्लेंट, कंप्लेनेंट, इन्वेस्टर एंड लिस्टेड कंपनी। डन। अगर हम मॉड्यूल चेक करें तो क्या सर वाकई में यही 4 है? देखिए कह रहे जी कौन कौन सी रेगुलेशंस दी गई है, कौन कौन सी डेफिनेशंस यहां पर दी गई है। देखिए द टर्म कंप्लेंट, द टर्म कंप्लेनेंट, द टर्म इन्वेस्टर, द टर्म लिस्टेड कंपनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आया ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एकदम परफेक्ट चल रहे हैं। डन। देखिए कंप्लेंट का मतलब क्या है? कंप्लेंट का मतलब है कि सर एक बंदा अपनी ग्रीवियंस लेके आया है और वो भी रिटर्न लेके आया, हाँ या ना? रिटर्न, ओरल कंप्लेंट नहीं होती कभी भी। इससे हमें पता चल रहा है कि ऑम्बड्समैन के पास जब आप कंप्लेंट लेके जाओगे इट हैज टू बी रिटर्न, रिप्रेजेंटेड इन राइटिंग कंटेनिंग ग्रीवेंस। यस और नो? एक रिप्रेजेंटेशन है जो रिटर्न है, जिसमें हमने अपना दुख लिखा हुआ है। यस और नो? कंप्लेनेंट कौन है? कंप्लेनेंट वो इन्वेस्टर है जो अपना दुख लेके आ रहा है, हाँ या ना? कंप्लेंट मतलब कोई रिटर्न दुख, कंप्लेनेंट मतलब वो इंसान जो वो इन्वेस्टर हु हैज लॉन्च्ड कंप्लेंट विद ऑम्बड्समैन। यस और नो? कहता है अच्छा हम बोलते हैं इन्वेस्टर कंप्लेंट लेके आ सकता है। इन्वेस्टर कौन है? कहता है इन्वेस्टर मतलब जो किसी भी तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे वो सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, बाय कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है। देखो कई लोग होते हैं बाय एंड ट्रेड करते हैं, अभी लिया थोड़ी देर में बेच दिया। कुछ लोग होते हैं बाय एंड होल्ड करते हैं, लिया 2 साल बाद बेचूंगा। बाय एंड ट्रेड, बाय एंड होल्ड। कुछ लोग होते हैं जो बाय कर ही नहीं रहे, बाय पहले से करा हुआ है, सेल कर रहे हैं, हाँ या ना? आप किसी भी मैनर में किसी भी तरीके से अगर शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप इन्वेस्टर माने जाओगे, हाँ या ना? पर्सन हु इन्वेस्ट और बाय और सेल और डील्स इन सिक्योरिटीज, राइट? क्लियर है? कहता है लिस्टेड कंपनी का क्या मतलब है? कहता है लिस्टेड कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो लिस्टेड है या जो पब्लिक इश्यू ला रही है और लिस्ट होने वाली है। समझ आ रही है बात? कंपनी विच इज ऑलरेडी लिस्टेड और कंपनी विच इज अबाउट टू बी लिस्टेड, इंटेंडेड टू बी लिस्टेड। समझ आया मैंने क्या बोला? यस और नो? कंप्लेंट क्या है? एक रिटर्न ग्रीवियंस है। कंप्लेनेंट कौन है? इन्वेस्टर जिसने कंप्लेंट लॉन्च करी, किसके पास? ऑम्बड्समैन के पास। इन्वेस्टर कौन है? जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है सिक्योरिटीज में किसी भी तरीके से, फिर वो चाहे वो सेल हो, परचेज हो, कुछ भी हो। लिस्टेड कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, या ऐसी कंपनी जो लिस्ट होने वाली है, जो पब्लिक इश्यू लाने वाली है। एक कंपनी है वो हमें बताया कि आज फरवरी चल रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल, और एक कंपनी है जो कि मई में लिस्ट होने वाली है, पब्लिक इश्यू की तैयारी कर रही है, तो वो कंपनी भी लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑम्बड्समैन के पास हम जा सकते हैं अगेंस्ट वो कंपनी जो लिस्टेड है या वो कंपनी जो अभी लिस्टेड नहीं है लेकिन लिस्ट होने वाली है। ऑम्बड्समैन उससे रिलेटेड झगड़ा भी हमारा रिजॉल्व करवाएगा। यस और नो? क्लियर है? इसमें केस स्टडी आ सकती है इस क्वेश्चन में कि कंपनी है जो अभी पब्लिक इश्यू प्लान कर रही है लेकिन अभी तक उसका पब्लिक इश्यू आया नहीं है, क्या आप ऑम्बड्समैन के पास उसकी कंप्लेंट लेके जा सकते हो? लोगों को लगता है ऑम्बड्समैन सेबी का पार्ट है, सेबी हमेशा सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है, हाँ या ना? लेकिन ये तो अभी लिस्ट हुई नहीं है, होने वाली है। तो कहता है इस पर्पस के लिए जो होने वाली कंपनी है लिस्टेड, वो भी लिस्टेड ही मानी जाएगी। यस और नो? एम आई क्लियर? तो देयर आर 4 डेफिनेशंस कंटेनिंग। पहली डेफिनेशन कौन सी है? कंप्लेंट। दूसरी कंप्लेनेंट। तीसरी आ गई आपकी इन्वेस्टर, और चौथी आ गई आपकी लिस्टेड कंपनी। डन? कर लो इसको नो।
डन? आ गई बात समझ? एक बार पहले बताओ, अगर हमने जितना पढ़ा अभी हम उसको पहले रिकॉल करें तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन। आपको वैसे ही पता चल रहा है इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन कभी पेपर में तो आने का नहीं, हाँ या ना? बेसिक क्वेश्चन है ना? कि भाई मार्केट की, देखो इंडिया की ग्रोथ के लिए मार्केट की ग्रोथ जरूरी है, मार्केट की ग्रोथ के लिए पैसा लगना जरूरी है, पैसे लगने के लिए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जरूरी है, और इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए सेबी का उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है, राइट? स्कोर्स क्या है? ये वाला हमें डायग्राम तो समझ आ गया कि भाई आप अगर दुखी हो किससे, कंपनी से या इंटरमीडियरी से, तो आप क्या करोगे? आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिमाइंडर्स दे रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, तो सेबी ने जून 2011, ये याद रखना है, जून 2011 में स्कोर्स लाया। फुल फॉर्म क्या है? सेबी कंप्लेंट एड्रेस सिस्टम। कंप्लेंट को आप अपनी वहाँ पर लॉन्च करो, लॉन्च करोगे तो उसके बाद वो कंप्लेंट फॉरवर्ड होगी, एटीआर आएगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट, और फिर आप उसको रिव्यू कर सकते हो। डन? इसके बाद आगे आ रहा है, इसके फीचर्स क्या है? 24/7/365 है, क्योंकि ऑनलाइन है, आप वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। सर एक सेंट्रलाइज फोरम है, आप अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हो। लॉन्च करोगे तो आपको आईडी मिलेगा, आईडी मिलेगा तो फिर आपकी कंप्लेंट वहाँ से फॉरवर्ड होगी, एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी, आप उसको वेबसाइट पे रिव्यू कर सकते हो। और कहता है ये कंप्लेंट खाली ऊपर ऊपर से नहीं देखी जाएगी, कंप्लेंट को पूरा डिटेल में जाके चेक किया जाएगा। इसको ऑडिट ट्रेल या वर्टिकल ऑडिट भी बोलते हैं। डन? हाउ टू लॉन्च कंप्लेंट? स्कोर्स की वेबसाइट पे जाओ, scores.gov.in, इन्वेस्टर कॉर्नर पे जाओ, वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पे जाओ, वहाँ पर आप अपना फॉर्म भरो। फॉर्म भर के 1000 कैरेक्टर्स तक आप ब्रीफ में टाइप भी कर सकते हो, जो बॉक्स बना होता है डायलॉग बॉक्स उसके अंदर। उसके अलावा फिर कहता है कि आप एक अटैचमेंट लगा सकते हो 1 MB तक की, फिर आप सबमिट करो और यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। डन? फिर इससे आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हो। सेबी किस किस चीज़ को कंप्लेंट नहीं मानेगा? अगर आप नहीं, सेबी जो है वो कंप्लेंट रिजॉल्व करते हुए उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो किस चीज़ से दुखी है। कहता है जी पहली बात, लोग सेबी को अपना मसीहा समझते हैं, वो मत समझो, सेबी सिर्फ एक मीडिएटर है। दूसरी बात, सेबी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, आप इल्ज़ाम लगाते हो, सामने वाला उसको डिनाई कर देता है, सेबी को पता ही नहीं चलता कौन सही है कौन गलत है। सेबी आपको रेमेडी देगा, लेकिन रेमेडी कब देगा? जब आपका नुकसान हुआ और नुकसान सामने वाले के गलत करने से हुआ है। अगर सामने वाले ने प्रूफ कर दिया कि मेरी गलती से नहीं हुआ, खुद की बेवकूफ़ी से हुआ है, तो फिर सेबी आपकी हेल्प नहीं करेगा, राइट? और कहता है आप जरूरी नहीं है सेबी के ओम्बड्समैन के पास जाओ, आप कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट या आर्बिट्रेटर के पास भी जा सकते हो। सर हम आर्बिट्रेटर के पास कब जाएंगे? कहता है डायरेक्टली नहीं जाएंगे, कंपनी के अगेंस्ट जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के पास, डीपी के अगेंस्ट जा रहे हैं, डीपी के अगेंस्ट डिपॉजिटरी के पास, ये दोनों अगर हमारा झगड़ा रिजॉल्व नहीं कराते तो हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। विद इन 6 months जा रहे हैं और अप टू 10 लाख रुपीज है तो कोई फीस नहीं, अदरवाइज फीस लग जाएगी। हो गई बात खत्म। सर कौन कौन से मैटर सेबी कंप्लेंट नहीं मानेगा? जो इनकम्प्लीट है, जिसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्राइवेट झगड़ा है, प्राइवेट प्लेसमेंट लिस्ट नहीं हो रही है, सजेशन देके चला गया कोई, माय लॉट बहुत महंगा है, मैं शेयर नहीं खरीद रहा, सेबी कहता मैं क्या करूं महंगा है तो, या लिस्टेड है कंपनी फिर भी मार्केट में बायर नहीं मिल रहा, तो सेबी कहता मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऑम्बड्समैन स्वीडन का कॉन्सेप्ट है, सिटीजन्स के लिए आया था, सिटीजन्स गवर्नमेंट से दुखी है तो ऑम्बड्समैन के पास जाएंगे। धीरे धीरे उसका एम्बिट बढ़ा हुआ तो उसको ऑम्बड्समैन के पास बैंकिंग और सर्विसेज सेक्टर के लिए भी जाने लगे। ऑम्बड्समैन होता कौन है? ऑम्बड्समैन इज अ पर्सन अपॉइंटेड एज ऑम्बड्समैन प्लस इट इंक्लूड्स स्टाइपेंडरी। ऑम्बड्समैन जो एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट के लिए होता है। ऑम्बड्समैन की एक टेरिटरी जुरिस्डिक्शन होती है, जो कौन डिसाइड करता है? सेबी डिसाइड करती है। डन? सर इसके अंदर कौन कौन सी डेफिनेशंस है? कंप्लेंट, कंप्लेनेंट, इन्वेस्टर एंड लिस्टेड कंपनी। कंप्लेंट क्या है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रीवेंस है। कंप्लेनेंट कौन है? वो इन्वेस्टर जो ऑम्बड्समैन के पास जा रहा है। इन्वेस्टर कौन है? कोई भी पर्सन जो डील कर रहा है, चाहे वो इन्वेस्ट करे, होल्ड करे, ट्रेड करे, सेल करे, बाय करे। और लिस्टेड कंपनी जो लिस्टेड है वो भी है, और जो लिस्ट होने वाली है वो भी इस पर्पस के लिए लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी। एनी डाउट इन दिस? क्लियर है ये बात? डन? इससे ज़्यादा हम लोग आज नहीं बढ़ते हैं, हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, बाकी जो हाफ रिमेनिंग है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एम आई क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? थैंक यू।